नजरें बदली नजारे बदले, नजरें बदली नजारे बदले, और कश्ती बदली किनारे बदले। नजरें बदली नजारे बदले और कश्ती बदली किनारे बदले। अगर सृष्टि को बदलना है दोस्तों, अगर सृष्टि को बदलना है दोस्तों, तो दृष्टि को बदलो। तू जो चाहता है ना तेरे सन्यास में है, ना तेरे वनवास में है। अरे अंदर झांक के तो देख, वो तेरे विश्वास में है। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सभी का स्वागत है आज के इस वेबिनार में, और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत खुश, स्वस्थ, मस्त और जहां पर भी होंगे एसएचपीएल के बिजनेस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से फ्राइडे, फैबुलस फ्राइडे का दिन है। और इस फ्राइडे के दिन आपको पता है एक बेहतरीन शख्सियत हमारे साथ जुड़ते हैं, और आज भी एक ऐसे शख्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि बहुत ही खास है। और वो खासों में खास है, खास नहीं, वो खासों में खास है। चंद लाइनें मैं उनके बारे में बोलूंगा और जल्दी से उनको बुला लूंगा, क्योंकि आज बहुत दिनों बाद उनसे मुलाकात हो रही है और मैं चाहता हूं बिल्कुल भी वक्त जाया ना करूं और जल्दी से उनको बुला लूं। तो नदियां इतराती बल खाती, नदियां इतराती बल खाती, सागर से मिलने के लिए आतुर रहती हैं। नदियां इतराती बल खाती, सागर से मिलने के लिए आतुर रहती हैं। लेकिन आज खुद सागर हम लोगों से मिलने और हमें सिखाने आ गए हैं। तो दोस्तों, हो जाओ तैयार, क्योंकि मैं तो हूं तैयार। तो हो जाइए आप भी तैयार, और स्वागत करते हैं यार हमारे बिजनेस कोच मिस्टर स्टैन सरावसर का। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे स्टैन सरावसर का। प्लीज वेलकम सर। गुड इवनिंग सर। Good evening and thank you very much सर्विस आपका यूजर नेम ही मुझे आ रहा है सर्वजीत सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंट्रोडक्शन के लिए। और आप सभी लोगों के लिए, जितने भी लोग इस वेबिनार में ऑलरेडी लॉग इन हुए हैं, आप सभी लोगों के लिए एसएचपीएल मैनेजमेंट की तरफ से, एसएचपीएल एजुकेशन की तरफ से हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो आज है ऑसम अगस्त का फैबुलस फ्राइडे। तो जैसे पाजी ने कहा, एवरी फ्राइडे वी हैव द मैनेजमेंट, या मैनेजमेंट की तरफ से, या जो टॉप अचीवर्स हैं, ये फ्राइडे को वाकई में फैबुलस बनाते हैं। तो आज है सीखने का दिन। कितने लोग हैं आप में से सीखने के लिए अभी भी तैयार है? अगर तैयार हैं तो यस लिखिए कि सीखने के लिए आप रेडी हैं, सीखने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जो सीखता है वो टिकता है। और जितना भी समय हम लोग सीखने में व्यस्त करते हैं अपने आप को, तो हमारे स्किल्स बढ़ते हैं। तो स्किल से ही संबंधित आज हमारा टॉपिक है। तो सीधा हम लोग आज सब्जेक्ट के ऊपर चलते हैं। हो सकता है कि आज ये वेबिनार 9, 9, 10, 9, 15 तक चले। तो आखिर तक आप रहे और इस एक इम्पोर्टेंट मुद्दे के ऊपर, इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम लोग अपना लर्निंग जारी रखेंगे। तो सबसे पहले आपको ऑलरेडी पता है कि आज का टॉपिक है कि क्या ऐसे 9 वाइटल स्किल्स हैं। अभी स्किल्स का अगर हम लोग अनुवाद करते हैं हिंदी में, वो कौशल्य होता है, कौशल। लेकिन हम लोग जब बात करते हैं, एक दूसरे से बोलते हैं कि यार वो आदमी कलाकार है, स्मार्ट बंदा है, तो इसके पास वो कला है। तो आप इसको ये भी समझें कि ये कौशल्य भी है, या इसको कला भी समझ सकते हैं। हालांकि उसका अनुवाद इंग्लिश में हम लोग करेंगे, कला मतलब आर्ट होता है, कि भाई इसके पास वो आर्ट है, वो कला है। लेकिन हम लोग चलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस पाने के लिए बहुत सारे स्किल्स की जरूरत है। हंड्रेड्स ऑफ स्किल्स, 100 से भी ज्यादा अलग अलग स्किल्स। लेकिन आज हम लोग फोकस करेंगे वो 9 स्किल्स। तो ये वेबिनार में मैं समझता हूँ कि सभी एसएचपीएल से जुड़े हुए हमारे इंडिपेंडेंट बिजनेस और बिजनेस ओनर्स हैं। लेकिन मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, अगर ये आपको लागू होता है, या आपको लगता है कि ये सवाल, या इसका एहसास मुझे है, तो आप इसका नंबर लिखिए। पहला सवाल है कि क्या आई एम नॉट टू हैप्पी विद माय करंट इनकम फ्रॉम एसएचपीएल। मुझे ज्यादा इनकम चाहिए, अभी मेरा जो इनकम आ रहा है एसएचपीएल से, मैं उससे खुश नहीं हूँ। कितने सारे लोगों को लगता है कि आपसे संबंधित, अगर है तो 1 लिखिए। कितने लोग हैं जो इस सवाल से रिलेट कर सकते हैं कि हाँ, मुझे इनकम अभी और चाहिए यार, ये इनकम मैं मेहनत कर रहा हूँ लेकिन ये इनकम कम है, इनकम जो मेरी रिक्वायरमेंट है या जो मेरी एक्सपेक्टेशन है उससे बहुत कम है। तो ये है पहला सवाल।
दूसरा सवाल है, आई वॉन्ट टू अचीव अ न्यू रैंक, एक नया रैंक मुझे हासिल करना है SHPL में, बट यार बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ मंथ एंड तक जितना बीवी मुझे चाहिए उतना बीवी मैं बटोर नहीं पाता हूँ, मेरे टीम से आते नहीं है। कितने लोगों को ये प्रॉब्लम है, ये चैलेंज है? तो अगर है तो नंबर 2 लिखिए। तो अगर दोनों प्रॉब्लम है तो एक तो आपने लिखा ही है, तो अभी दूसरा भी लिखिए। मैं जानना चाहता हूँ कि अगर आपको ये दोनों प्रॉब्लम्स है, ये वेबिनार आपके लिए है। ये वेबिनार में आपको इसके सवाल के जवाब डेफिनेटली मिल जाएंगे। तीसरा सवाल मेरा है कि क्या आप ये बोलते हैं कि यार मुझे जो सक्सेसफुल नेटवर्कर हैं, जो दूसरे कंपनी में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, बड़े नेटवर्कर हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, उनको मैं अट्रैक्ट नहीं कर पाता, वो मेरे टीम में आते नहीं है। मैं प्रेजेंटेशंस भी देता हूँ, सुनते भी हैं, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो क्या आपको ये प्रॉब्लम है? तो अगर ये प्रॉब्लम है तो नंबर 3 लिखिए। तो मतलब हो सकता है कि आपको तीनों में से कोई एक प्रॉब्लम हो या एक चैलेंज हो, या आप कहते हैं कि नहीं मुझे तीनों ये समस्या मुझे लग रहा है, चैलेंजेस मुझे लग रहा है। तो अगर है तो इस वेबिनार में आपको डेफिनेटली कुछ इंसाइट्स मिलेंगे, कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो ये वेबिनार आपके लिए। चौथा सवाल ये है, आई एम नॉट एबल टू कंडक्ट मिनी बीओपीज, मेगा बीओपीज इन माई टीम। मैं खुद कंडक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं वेट करता हूँ कि कोई मतलब दूसरा कोई कंडक्ट करे, कंपनी कंडक्ट करे, तब जाके मैं कोई लोगों को लेके आऊंगा, प्रोस्पेक्ट को लेके आऊंगा, तब जाके मेरा बिजनेस बढ़ेगा। तो इसमें बिजनेस स्लो होगा। तो आपको अगर ये प्रॉब्लम है कि आप खुद पीओपीज कंडक्ट नहीं कर पाते हैं, तो आप लिखिए नंबर 4। तो कितने लोगों को 1 2 3 4 चारों प्रॉब्लम्स है? तो आप लिखिए नंबर 4। तो कितने लोग हैं तो मुझे पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा समस्या कौन सी है, सबसे ज्यादा चैलेंज कौन सा है। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। स्क्रीन में और जगह है तो ज्यादा सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई डोंट हैव इनफ पीपल इन माय टीम हु कैन टेक लीडरशिप। यार लोग तो बहुत जुड़ गए हैं, लेकिन कस्टमर्स हैं, लेकिन थोड़ा काम करते हैं, बाद में नहीं काम करते, लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है उनमें। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। तो ये भी आपकी समस्या है, लीडर्स नहीं है मेरे टीम में, या जो जितने लोग हैं उसमें से लीडर उभर के नहीं आता है। तो ये भी एक मेरी समस्या है। कितने लोगों को है? तो नंबर 5 लिखिए। तो ये 5 लिखने वाले लोगों को आपको ये समस्या है आपकी टीम में। तो आपको लगता है कि यार मैं ही काम कर रहा हूँ अकेला, मैं कितना करूँ, कितना मरूं। तो यार टीम में भी मेरे जैसा सोच के, मेरे जैसा काम करने वाले लोग रहेंगे तो यार टीम और बढ़ेगा। तो अगर ये समस्या है तो नंबर 5। नंबर 6, मोस्ट ऑफ द पीपल आई मीट आर नेगेटिव अबाउट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अच्छा, ये MLM है, ये नेटवर्क मार्केटिंग है, इसके बारे में यार हमको इंटरेस्ट नहीं है। वो प्रेजेंटेशन में आधा ही रुक जाते हैं, उठ के चले जाते हैं, बोलते हैं मेरे से ये शेयर मत करो, मुझे मिलो भी मत। नेगेटिव है। MLM से दूर भागने वाले लोगों को कितने लोग मिलते हैं? नंबर 6, एकदम पूरा चक्का मार दीजिएगा कि अगर आपको ये समस्या है कि ओके, किसी किसी को 50-50 है, किसी किसी को 100% प्रॉब्लम है कि हाँ MLM का नाम सुनते हुए वो आपको ज्यादा सुनने के लिए तैयार नहीं होते। नंबर 7, नेक्स्ट सवाल है, पीपल डू ज्वाइन इन माई टीम। मेरे टीम में जुड़ तो लेते हैं, लेकिन दे क्विट। वो बहुत जल्दी बिजनेस को क्विट करते हैं, बिजनेस को छोड़ते हैं, और बहुत जल्दी इनएक्टिव हो जाते हैं, काम ही नहीं करते। फोन करना पड़ता है उनको, बहुत रिमाइंड करना पड़ता है, लेकिन वो कुछ बहाने बनाते हैं। और इसकी वजह से मेरा टीम में ग्रोथ नहीं आता है, रैंक नहीं बढ़ता है, इनकम नहीं आता है, मेरा टर्नओवर नहीं होता है। तो ये समस्या है। तो नंबर 7, कितने लोगों को ये समस्या है? ओके, तो जितने भी लोग लिख रहे हैं दैट मीन्स आप लोग काम कर रहे हैं। तो काम करेंगे तो समस्या आपको पता चलेगी। काम ही नहीं करेंगे, एक आध बार ऐसा सोचेंगे कि नहीं नहीं नहीं, चलो देखेंगे, ये वेबिनार रोज जो चलता है तो एक बार चेक करेंगे आज क्या नया फंडा लेके आए हैं, या नया कुछ अनाउंसमेंट है क्या, कुछ ऑफर है क्या। सो अगर ऐसा है तो यस, तो आप लिखिए कि 7 इज योर समस्या है। तो ये भी है। नंबर 8 में है, दे आर नॉट गुड प्रेजेंटर्स और क्वालिटी ट्रेनर्स। देर आर नो गुड प्रेजेंटर्स और ट्रेनर्स इन माई टीम। लोग हैं, लीडरशिप नहीं लेते हैं, और यार कोई प्रेजेंटेशन करने की बात आती है तो मुझे खुद को करना पड़ता है। मुझे हर बार मैं ही बीओपी करूं, हर बार मैं ही ट्रेनिंग करूं, लोगों को एनडीओ करूं, गेट स्टार्टेड कराऊं, 4C बता दूं, ये सब मुझे खुद करना पड़ता है। मेरे पास डुप्लीकेट करने वाला लोग नहीं है। तो ये आपकी समस्या है। आपकी टीम में ऐसा लोगों को आप मिलते हो कि यस मुझे ट्रेनर चाहिए, मुझे प्रेजेंटर्स चाहिए जो बहुत इफेक्टिवली प्रेजेंटेशन दे दें, और लोगों को कन्वर्ट करें, लोगों को कस्टमर्स बना दें, और एंटरप्रेन्योर्स बना दें, बिजनेस एसोसिएट बना दें। और लास्ट सवाल, अब स्क्रीन में जगह नहीं है तो ज्यादा सवाल नहीं पूछेंगे। लीडर्स आर आस्किंग फॉर सेटिंग। ये एक शब्द है, इस इंडस्ट्री में काफी चल रहा है अभी। हालांकि एक ऑफिशियल शब्द नहीं है ये सेटिंग, लेकिन इसका एक्चुअल क्या मतलब है कि किकबैक से वो एक तरीके से घूस ब्राइब पूछ रहे हैं कि यार मुझे क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। तो टीम में आने के पहले मतलब पहले एक ऐसा सोच थी कि बड़े लीडर रहेंगे तो बड़े टीम को लेके आ जाएंगे, तो कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस रहेगा। लेकिन अभी तो ऐसा होता है कि हर आदमी आपको समझता है कि मैं तो बहुत बड़ा लीडर हूँ,
तो मुझे आपको जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के जो कंपनियों में जो काम करते हैं, एसएचपी में जो काम करते हैं, उसका कॉम्पेंसेशन प्लान जो है, उसके अलावा मुझे क्या सेटिंग मिलेगा। ठीक है, ये शब्द अनऑफिशियली ऑफिशियल हुआ है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है। तो 9 सवाल मैंने पूछे, और कितने सवालों में बहुत सारे लोगों ने 9 सवाल में भी हो सकता है कि उनको लगा कि ये कुछ समस्या हो सकती है। तो अगर ये समस्या है तो इसका निवारण भी करना चाहिए, प्रयास तो करना चाहिए, और किस तरीके से हम लोग करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ क्रिकेट स्टेडियम, क्रिकेट मैदान में। मैं एज्यूम करता हूँ, मैं क्रिकेट का फैन हूं, तो मैं एज्यूम करता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग भी क्रिकेट को जानते रहेंगे, क्रिकेट को फॉलो करते रहेंगे। हो सकता है कि अभी इंडिया आयरलैंड का T20 मैच भी स्टार्ट हुआ हो, तो आप बाद में देख सकते हैं इसको। इस स्क्रीन में, इस फ्रेम में आपको दो खिलाड़ी दिखेंगे। एक है इंडिया का क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे, मुंबई महाराष्ट्र से आते हैं, अभी इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम के वो उप कप्तान भी हैं। हाल ही में वो जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप लंदन में चला था, यूके में चला था, तो उसमें उन्होंने काफी अच्छी पारी खेली, और उसके बाद में वो वेस्ट इंडीज में भी गए। लेकिन दूसरा जो खिलाड़ी है, वो खिलाड़ी को देखते हुए आपको शायद बहुत सारे लोगों की इसकी परिचय नहीं रहेगी। ये दुनिया का एक ही खिलाड़ी है जिन्होंने T20 में, मतलब 20 ओवर का जो क्रिकेट मैच चल रहा है, उन्होंने 77 बॉल में डबल सेंचुरी मारा, 205। तो इसकी वजह से वो काफी लाइमलाइट आ गया। लेकिन इसकी खासियत और एक है, ये सबसे ज्यादा अनफिट क्रिकेट प्लेयर ऐसा माना जाता है, और उसका नाम है रकीम कॉर्नवाल। ये एक वेस्ट इंडीज का क्रिकेटर है, और इसकी एज है 30 ईयर, वो 30 साल का है, यंग है। लेकिन इसकी वेट है 140 किलो। वेराज आप अजिंक्य रहाणे को देखोगे तो उसकी एज है 35 ईयर्स, और उसकी वेट है, उसका वजन है 60 किलो। तो इसका मतलब कि अजिंक्य रहाणे से रकीम कोरनवाल जो है वो डबल से भी ज्यादा इसका वेट है। लेकिन ये दोनों एक ही गेम खेल रहे हैं। उनका हाइट देखिए, फिजिकल एट्रीब्यूट्स देखिए, तो यहाँ पे आपको एक समझ में आ जाता है। अगर आपको उसका चेहरा देखना है तो इस तरीके से वो दिखते हैं, मतलब खतरनाक दिखते हैं जैसे बॉलिंग करते हैं। फास्ट बॉलर नहीं है, इज एक्चुअली बॉलिंग ऑलराउंडर है, और वो कड़े कड़े बॉलिंग कर लेते हैं। तो अभी भी जो वेस्ट इंडीज में 2 मैचेस हुए, उसमें विराट कोहली को उन्होंने 76 में आउट किया उसके बॉलिंग में। तो ये एक बॉलर है। मैं आता हूं कि ये मैं एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं। आज हम लोग बात करेंगे स्किल सेट। तो इन दोनों के पास कुछ ना कुछ स्किल्स हैं, कुछ कौशल हैं, कुछ कला है। इसकी वजह से वो एक क्रिकेट गेम खेलते हैं, और उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स अलग हैं, उसका ट्रेड्स अलग है। एक 60 किलो का है, एक 140 किलो का है। जस्ट इमेजिन, 140 किलो रहेंगे, वैसे भी लोगों को चलने वलने में प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन वो गेम खेलता है क्योंकि उनके पास भी कुछ तो स्किल्स हैं, कुछ कौशल आर्ट है, कला है, जिसकी वजह से वो टीम में सिलेक्ट होते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ वेस्ट इंडीज के ऐसे खिलाड़ी जिनको हम लोग जानते हैं। वो है क्रिस गेल, 6 फीट से ज्यादा है, और जब बैटिंग करते हैं बहुत खतरनाक धुआंधार बल्लेबाजी करते हैं, छक्के मारने के लिए बहुत बहुत फेमस है। और उसके बाद में, अगर उसके पहले हम लोगों ने देखा हो, या मतलब उसके बाद में अगर हम लोगों ने देखा हो, तो ये है कायरन पोलार्ड। वो मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल में खेलते थे। ये भी मतलब फिजिकली इतने फिट आदमी हैं कि 6 कदम चलेंगे तो वो 22 यार्ड्स का डिस्टेंस में एक रन बनाते हैं। लेकिन इनका दोनों का फिजिकल एट्रीब्यूट्स को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे बाकी 3 खिलाड़ियों से, जिसको मैं अभी दिखाने वाला हूं, सबसे पहले है सुनील गावस्कर। और सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है, मतलब उनका कद बहुत छोटा था, और वो ऐसे ऐसे खतरनाक वेस्ट इंडीज के बॉलर्स का सामना करते हुए, वो भी हेलमेट ना पहनते हुए, ठीक है, उन्होंने 34 टेस्ट सेंचुरीज बना दी थी। और वो टाइम में वो अत्यधिक टेस्ट मैचेस में सेंचुरी बनाने वाले दुनिया के महान खिलाड़ी थे। अभी उनका हाइट देखेंगे, उनका वेट देखेंगे, क्रिस गेल से हो, कायरन पोलार्ड से हो, बहुत विभिन्न है, बहुत अलग अलग है। लेकिन फिर भी वो वही गेम खेलते हैं जो दुनिया भर में अभी बहुत सारे कंट्रीज खेल रहे हैं। तो ये लिटिल मास्टर के बाद में इंडिया में एक दौर आया, और जहां पर क्रिकेट दुनिया का खुद भगवान धरती पे उतर आ गया। और गर्व की बात है कि हम लोग ना केवल इंडिया में, पूरा दुनिया में इसको भगवान मानते हैं क्रिकेट गेम का। और उनका भी नाम, हालांकि सचिन रमेश तेंदुलकर है, लेकिन उनका निक नेम है कि लिटिल मास्टर ब्लास्ट। तो ये भी इनका निक नेम है। लेकिन उनका भी अगर आप फिजिकल एट्रीब्यूट्स देखेंगे, हाइट वेट देखेंगे, वो एकदम ऐसा, मतलब एकदम मस्कुलर फिट आदमी भी नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मोटा सा है, प्लम्पी है। लेकिन उनके पास भी अपने अलग कुछ तो स्किल्स थे। इसकी वजह से आज उन्होंने 100 सेंचुरी मारने वाला इकलौता खिलाड़ी। लेकिन वो भी, उनका भी रिटायरमेंट हो गया, और एक दौर चला आया जहां पर
लिटिल मास्टर भी रिटायर हो गए, मास्टर ब्लास्टर भी रिटायर हो गए, लेकिन अभी जमाना चल रहा है किंग कोहली का, मतलब विराट कोहली को। आप उसको देखेंगे तो फिटनेस के एक संकेत हैं और कंसंट्रेशन फोकस का संकेत है। लीडरशिप में बहुत क्रिटिसिज्म मिलता है, कभी कभी फॉर्म भी नहीं रहता, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखेंगे तो ये डटे हुए हैं, और अभी बहुत जल्दी वर्ल्ड कप भी आने वाला है। अब सवाल ये है कि हम लोग सेंचुरीज की अगर बात करेंगे तो क्रिस गेल ने मारे हैं 42 सेंचुरीज इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस में। कायरन पोलार्ड में सिर्फ 3 क्रिकेट सेंचुरीज मारे हैं। सचिन तेंदुलकर, सॉरी, सुनील गावस्कर ने 35, मतलब 34 टेस्ट मैचेस में, और पूरे वनडे करियर में उन्होंने एक ही सेंचुरी मारा। लेकिन अगर आप सचिन तेंदुलकर की बात करेंगे तो 100 सेंचुरी मारे हैं, और विराट कोहली इज वेरी वेरी क्लोज, 76 है, 24 से बाकी हैं, उसके बाद में रिकी पॉन्टिंग का नंबर आता है। तो मैं बहुत स्टैटिस्टिक्स आंकड़े में क्रिकेट के नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, वो ये है कि यहाँ पर भी आप देखेंगे कोई 6 फीट है, कोई 5.5 फीट है, कोई 5 फीट है, कोई किसका वजन 140 किलो है, एक का वजन 60 किलो है। बहुत अलग अलग तरीके के लोग हैं, लेकिन वही गेम खेलते हैं, दैट इज द गेम ऑफ क्रिकेट। और ये क्रिकेट गेम खेलने के लिए पावर की जरूरत नहीं है। मैंने कई कमेंटेटर को ये बात करते हुए सुना है कि अगर पावर से क्रिकेट खेलते सब पहलवान लोगों को क्रिकेट खेलना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे एक गेम खेलने के लिए आपको कौशल्य चाहिए, आपको कला चाहिए। वो हो सकता है कि वो टेक्निक हो, या हो सकता है कि वो टाइमिंग हो, या आपका टेम्परमेंट हो, या आपका गेम अंडरस्टैंडिंग, या इंटेलिजेंट क्रिकेटर बोलते हैं कि गेम की समझ हो कि किस तरीके से रणनीति यूज करना चाहिए। उस पर स्लेजिंग भी करते हैं कई सारे टीम लोग, माइंड गेम्स भी खेलते हैं, इसकी पूरी समझ होनी चाहिए। तो ये अलग अलग तरीके के स्किल्स हैं। मैं आपको क्रिकेट का और एक स्लाइड दिखा दूंगा, थोड़ा सा मजेदार स्लाइड है। अभी अभी दुनिया का एक बहुत बड़ा बायलैटरल सीरीज हुआ, जिसको एशेस सीरीज बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में श्रृंखला चलती है, 5 मैचेस का अभी श्रृंखला चला, 2-2 से वो मैच श्रृंखला ड्रॉ हुई। लेकिन इसमें एक फोटोग्राफ के ऊपर काफी मजाक उड़ाया गया, और फोटोग्राफ है ये। एक जगह पे आप एक साइड में आप देखोगे स्टुअर्ट ब्रॉड, जो अभी अभी रिटायर हुए हैं, और दूसरे साइड में है जैक क्रॉली, उनके ओपनिंग बैट्समैन है। लेकिन बीच में उनका और एक ओपनिंग बैट्समैन है जिसका नाम है बेन डकेट। और बेन डकेट का हाइट को लेके काफी मजाक उड़ाया जाता है, क्योंकि ये इंचेस में नहीं, हो सकता है कि 1 फुट कम है ये दोनों खिलाड़ियों से। तो हमारे इंडिया के एक क्रिकेटर हैं दिनेश कार्तिक, जो कमेंट्री कर रहे थे, और वो अभी अभी यूके में शाहीन अफरीदी, जो अफ्रीका पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, और स्टुअर्ट ब्रॉड इंग्लैंड के खिलाड़ी, उसके बीच में आप देखेंगे लेफ्ट साइड में खड़े रहे हैं। तो उन्होंने ये मजाक से ट्वीट किया, एक्स में लिखा कि मुझे पता है बेन डकेट की आपके ऊपर क्या बीतती रहेगी कि 2 ऐसे ऐसे लंबे खिलाड़ियों के बीच में रहने की, क्योंकि खुद दिनेश कार्तिक रहे हैं। तो ये काफी एक मजेदार किस्सा हुआ था। दोस्तों, अभी क्रिकेट के मैदान से हम लोग बात आते हैं एसएचपीएल के मैदान, और देखते हैं कि ये तीनों स्लाइड्स जो दिखा दिए क्रिकेट के बारे में, हमको क्या बताता है कि यहाँ पर अगर आपको खेलना है तो आपको हाइट वेट से मतलब नहीं है, आपको चाहिए स्किल्स की, आपको चाहिए कला की या कौशल्य की क्षमता, वो चाहिए आपको। तो लाइफ स्किल्स आपके तगड़े रहेंगे, अच्छे रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे, उसमें आपकी पकड़ बहुत ज्यादा मजबूती से है, तो आप एक इंडिपेंडेंट व्यवसाय कर सकते हैं। आप में वो इंडिपेंडेंस आ जाएगा, आप लीडर बनेंगे, लीनर नहीं बनेंगे। आप किसी ऊपर से मुझे सपोर्ट मिला तो मैं बिजनेस करूंगा, अगर सपोर्ट नहीं मिला तो यार मैं कैसे सक्सेसफुल हो जाऊं, मतलब आप डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो आपको एसएचपीएल में या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सक्सेस मिलना मुश्किल है। आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होना जरूरी है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है कंपनी के मैनेजमेंट को लेके, कंपनी के प्रोडक्ट्स को लेके, कंपनी की कॉम्पनसेशन प्लान को लेके, ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम को लेके, और अपने आप में कि यार मैं इस बिजनेस करने के केपेबल हूं, मैं एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हूं, ये अगर आपको विश्वास नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, फिर भी तो भी आप फिर वही मतलब माइंड फ्रेम में आ जाओगे कि यार मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता हूँ, सेल्फ डाउट स्टार्ट होगा। और आपको अपने ऊपर सेल्फ एस्टीम होने की जरूरत है, स्वाभिमान होने की जरूरत है, कॉन्फिडेंस होने की जरूरत है। ये सभी को हम लोग एक शब्द में लपेट सकते हैं जिसका नाम है सॉफ्ट स्किल्स। ये सॉफ्ट स्किल क्यों है मैं आप आगे बताऊंगा। सो दोस्तों, अगर आप एसएचपीएल में अपना बिजनेस कर रहे हो, आपको किसी ने तो स्पॉन्सर किया है, आपको किसी ने
तो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में, एसएसपीएल मैनेजमेंट के बारे में, प्रोडक्ट रेंज के बारे में बता दिया है। और जब आपको लगा कि यस ये प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, प्रोडक्ट्स मुझे पर्सनली चाहिए, मेरे फैमिली में यूज करना है, मैं लोगों को रिटेल कर सकता हूँ और इसके थ्रू मैं एक अपना व्यवसाय कर सकता हूँ, मेरा बिजनेस कर सकता हूँ, मेरा करियर बना सकता हूँ, वो कॉन्फिडेंस से आपने ज्वाइन तो किया। लेकिन अगर आपने अपने कला को, अपनी कौशल्य को या अपने स्किल्स को अपग्रेड नहीं किया समय समय से, तो आप थोड़ा सा आउटडेटेड रहोगे। तो स्किल का मतलब क्या है? तो स्किल का मतलब थोड़ा हम लोग बुक की डेफिनेशन देखेंगे, उसकी व्याख्या क्या है अगर देखेंगे। स्किल इज एन एबिलिटी, ये एक तरीके की क्षमता है, जनरली लर्नड, मतलब इसको सीखा जा सकता है। जो भी स्किल है, ऐसा नहीं है कि वो जेनेटिक लेवल पे आया है या हम लोग पैदा होते ही वो मेरा मेरा स्किल था, नहीं है। जो भी हम लोग स्किल अपनाते हैं, इसको सीखा जा सकता है, और दैट इज द गुड न्यूज आज सभी लोगों के लिए। सो क्या किसके लिए चाहिए स्किल? टू अचीव अ स्पेसिफिक टास्क, कोई भी एक टास्क, वो जॉब हो, प्रोफेशन हो, बिजनेस हो, जो भी है, उसको करने के लिए एंड उसका इफेक्टिव एग्जीक्यूशन करने के लिए जो एबिलिटी, क्षमता अपने पास है, उसको हम लोग स्किल बोलते हैं। और वो भी स्किल अगर सेट अच्छा अपना अच्छा है, स्ट्रांग है, मजबूती से है, तो हम लोग टाइम के साथ टाइम बाउंड हम लोग कर सकते हैं, कम एनर्जी में कर सकते हैं, या दोनों को कम यूज करके कम एनर्जी लगा दी और कम समय में किए, क्योंकि स्किल्स ज्यादा है। हम लोग बोलते हैं बंदा बहुत स्मार्ट है, बंदा बहुत इफेक्टिव है, असरदार है। ये क्यों है? क्योंकि उनके पास स्किल्स हैं। तो आज हम लोग इस वेबिनार में देखेंगे कि क्या ऐसे 9 स्किल्स हैं। तो हम लोगों ने गवर्नमेंट का भी एक ये देखा है कि कदम देखा है कि स्किल डेवलपमेंट करना है। स्किल डेवलपमेंट करना मतलब क्या है? कि टू ऐड समथिंग मोर टू द एबिलिटीज दैट वी ऑलरेडी हैव। बहुत सारी चीज हमको ऑलरेडी पता है, तो हम लोग देखेंगे क्या क्या हमको पता है, तो क्या क्या नहीं पता है, लेकिन वो कम है। आप सभी लोगों ने जो 9 सवाल के जवाब दे दिए, तो ऐसा नहीं है कि आप बिजनेस नहीं कर रहे, आप कर रहे हैं। लेकिन आप जिस लेवल पे करना चाहते हैं, जिस हद तक या जिस रैंक तक आप जाना चाहते हैं, शायद वहां तक आप जा नहीं पाए। तो इसके लिए आपको लगता है कि मेरे स्किल्स में थोड़ी कमी रहेगी शायद, या मुझे स्किल्स और अपग्रेड करने पड़ेंगे। क्या आप सभी लोगों को लगता है कि आपके पास अभी जो स्किल्स हैं वो इनफ है, या आपको सीखने की जरूरत है? कि डू यू नीड टू लर्न, सीखने की जरूरत है, यस और नो? क्या नए स्किल्स हमको सीखने की जरूरत है, यस और नो? डेफिनेटली हमको स्किल्स नए नए कर सीखने चाहिए, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। हम लोग जो सीखते आए हैं, उससे अभी काफी डिसरप्शन हो रहा है। टेक्नोलॉजी में हो, कम्युनिकेशन में हो, प्रोडक्ट रेंज में हो, तो बहुत सारी बदलाव हर दिन आ जाते हैं। तो इसके लिए हमको हमारे स्किल्स को डेवलपमेंट करना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि जैसे मैंने 10th का क्लास कंप्लीट कर दिया, तो मैं बोल सकता हूँ मैंने एसएससी मैट्रिक पास किया है, या मैंने 12th किया है, या ग्रेजुएशन किया, मैं बोल सकता हूँ। लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता नहीं मैंने स्किल डेवलपमेंट का कोर्स किया है तो मेरा स्किल अभी कंप्लीट हो गया है। स्किल डेवलपमेंट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। हम लोग हर दिन, हर महीने, हर साल नए नए स्किल्स को अपने को सीखना ही पड़ेगा। क्यों सीखना पड़ेगा? क्योंकि टू सर्वाइव इन द एडवांसिंग वर्ल्ड, वर्ल्ड बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो अगर उसमें आपको सर्वाइव होना है, उसमें आपको यशस्वी बनना है, आपको एक विजयी आदमी बनना है, तो इसके लिए आपको नए स्किल्स को अपनाना पड़ेगा। हम लोग आईफोन तो रखते हैं हाथ में, लेकिन उसमें से कितने एप्लीकेशंस को हम लोग रियली यूज करते हैं? कितने लोग हैं जो ग्राफिक्स बना सकते हैं? कितने लोग हैं वीडियो बना सकते हैं? कई सारे लोग बनाते हैं, कई सारे लोगों को नहीं आता है। टू कम्पीट विद अदर्स, दूसरों से भी हमको स्पर्धात्मक तरीके से हमको कॉम्पीट करना पड़ेगा, हमको लड़ना पड़ेगा। तब जाके ही हम लोग सर्वाइव हो जाएंगे। एक कहावत है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर आप फिट नहीं है तो सर्वाइव नहीं हो सकते। टू रीच द हाईएस्ट लेवल एंड अचीव सक्सेस, हमारे रैंक्स को भी बढ़ाना है। मैं 2-2 साल से क्राउन एम्बेसडर में अटका पड़ा हूँ और बोलते हैं कि वही 60-70,000 80,000 रुपीज आ रहा है, और रिटेल करता हूँ थोड़ा कुछ तो मेरा लाख रुपए तक आ रहा है। उसमें आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, आप मेंटेन कर रहे हैं अपने आप को फॉर लास्ट 2 इयर्स। लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, तो आपकी ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रगल होता है। टू अपलिफ्ट योर फैमिली, क्योंकि आप खुद अपने अपने लिए ही नहीं काम करते, अपने परिवार के सदस्य के लिए। हो सकता है कि आपके माता पिता हैं आपके साथ, आपके भाई बहन हैं, आपने अगर शादीशुदा है तो आपकी स्पाउस है, बीवी है या हस्बैंड है, और आपके बच्चे हैं। तो इनको सबको, परिवार के लिए भी अगर आपको अच्छी उनको सुविधा देनी है, अच्छी लाइफस्टाइल देनी है, तो आपको अपने स्किल्स को बढ़ाने पड़ेंगे। अगर समझ लो मैं एक गाड़ी चलाने वाला हूँ, ड्राइवर हूँ, और मैं 30 साल से ड्राइविंग ही करता हूँ, मैंने कुछ नए स्किल्स नहीं सीखे, तो मेरी एक लिमिटेड इनकम रहेगी। हो सकता है कि मुझे थोड़ा कुछ इंक्रीमेंट मिले, लेकिन
मेरे परिवार के खर्चे ज्यादा बढ़ेंगे, तो ये सब हो सकता है। तो टू ऑल्सो अगर फैमिली बहुत अच्छी तरीके से है, तो हम लोग अपने कम्युनिटी को, हमारे समुदाय को, हमारे समाज को, पूरे भारतवर्ष को, और हमारे पूरे भारत माता को हम लोग एक सुदृढ़ और स्वस्थ और एक सुपर पावर नेशन बना सकते हैं। तो क्या आप सभी लोग इसके लिए तैयार हैं? क्या इसके लिए तैयार हैं? यस नो, मुझे चाहिए आंसर कि कितने लोग स्किल डेवलपमेंट के बारे में बस सुनते नहीं है कि हाँ गवर्नमेंट का कोई एक ऐसा स्कीम है या हम भी ट्रेनिंग नहीं करते हैं। तो क्या आप लोग स्किल रोजाना अपडेट करने के लिए रेडी हो, तैयार हो? यस नो, तो लिखते जाइए एंड चैट करते रहिएगा, तो मुझे रेस्पॉन्स मिलता जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या स्किल्स है जो एक ह्यूमन बीइंग के लिए जरूरत है। तो ये है ह्यूमन लाइफ साइकिल, जो हम सभी लोग हमारी माँ के गर्भ में, कोख में हम लोग एक फीटस के जरिए हम लोग जन्म लेते हैं, एक छोटा बच्चे के जरिए। और उसके बाद में वो छोटा बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसके बाद में एक नौजवान हो जाता है, उसके बाद में वो एक एडल्ट हो जाता है, उसके बाद में वो बुजुर्ग हो जाता है, उसके बाद में ऑफकोर्स डेथ है। ये हमारा लाइफ साइकिल है, इसके अलावा तो है नहीं। आप ये नहीं बोल सकते नहीं नहीं मैं पैदा ही हुआ था 15 साल का, ऐसा नहीं है। तो यही साइकिल है। तो लेकिन यहाँ पर भी हम लोग अलग अलग स्किल्स सीखते हैं। क्विकली हम लोग देखते हैं कि क्या है। ये जो फीटस है, आपने देखा 3 इडियट्स में, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स में 1 मिलियन एक या दो स्पर्म्स जो है वो फ्रुक्टिफाई होते हैं, कंसीव होते हैं, उसके बाद में वो उसको बहुत लड़ना पड़ता है, बाकी सारे वेस्ट जाते हैं। तो ये फीटस भी सर्वाइवल के लिए अपनी ताकत लगाता है, पूरा सर्वाइव हो जाता है माँ के गोद, और उसके बाद में उसकी ग्रोथ हो जाती है, उसके बाद में डिलीवरी हो जाती है उसकी, और उसको एक ह्यूमन लाइफ गिफ्ट मिल जाता है। और ह्यूमन लाइफ इज वेरी वेरी प्रेशियस। और उसके बाद में जब एक छोटा सा बच्चा आ जाता है, वो क्या करता है, सबसे पहले बोलते हैं कि भाई हम लोग दुनिया में कैसे आते हैं, हंसते हंसते नहीं आते, रोते रोते आते। तो वो पहला रोना सीखता है। और जब उसको भूख लगती है तो डेफिनेटली, ये तो कहावत है ना कि भाई बच्चा रोएगा तब जाके दूध मिलेगा, तो नहीं नहीं तो नहीं मिलेगा। तो इसके लिए उनको रोना पहला सीख मतलब रोना पहले वो सीखता है बच्चा, नेचुरली दैट्स। उसके लिए काफी कोई स्किल डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है। उसके बाद में वो माँ का दूध पीने के लिए, ये डायलॉग तो आपने सुना है, अगर माँ का दूध पिया है तो ये वो। तो इसके लिए हम लोग माँ का दूध तो पिए हैं, तो सभी लोग, इट्स ए नेचुरल फिनोमिनन, इट्स अ वंडरफुल थिंग ऑफ क्रिएशन। उसके बाद में अगर देखोगे, हम लोग बच्चे के ऊपर नजर रखते हैं। अगर आप माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, तो आपने देखा रहेगा कि बच्चे ने अगर, छोटे बच्चे ने अगर स्माइल पहली बार किया, तो कितना मतलब आनंद, परमानंद हो जाता है। क्योंकि आपको पहले बार उन्होंने स्माइल देने के लिए कोशिश की, और उसके बाद में घुटनों के बल पर बच्चा चलने के लिए कोशिश करता है। तो देखिए, अब यह भी सीखने का प्रक्रिया चालू है। और थोड़ा सा बच्चा जब भी बड़ा हो जाता है, तो वो खेलना स्टार्ट करता है। आप उनको बहुत खिलौने देते हैं, बॉल्स देते हैं, या कोई अभी बहुत नए नए खिलौने आते हैं, चाइना के हो, इंडिया के हो, बहुत सारे खिलौने देते हैं। तो वो प्ले करता है, मतलब प्लेफुल होता है एक बच्चा। आई एम श्योर कि हम सभी लोग अपने अपने टाइम में हम लोगों ने अलग अलग खिलौने यूज किए हैं। और उसके बाद में बच्चा चलना सीखता है। जब चलना सीखता है, माता पिता उसको उंगली पकड़ के उसको चलाते हैं, क्योंकि उसको हाथ बहुत छोटा होता है, तो एक उंगली भी दे देंगे तो उसका पूरा हाथ में वो लपेट सकता है। तो इसके लिए लोग, जब बच्चे बड़े होके, हम लोग जब बड़े होके बदमाश होते हैं, तो माता पिता कभी दुख से ये भी कहते हैं कि भाई तुमको उंगली पकड़ के चलना सिखाया था। वो इमोशनली बोलते हैं, वो दुख से भी बोलते हैं। तो ऐसी बोलने की कभी नौबत नहीं आ जाए। लेकिन उसके बाद में आप देखेंगे तो बच्चा बोलना सीखता है, तब तक बोलता नहीं था। और अगर आप लिप मूवमेंट देखोगे, तो दो पहले शब्द हैं या साउंड है, वो है मा मामा पापा पा, ऐसा साउंड करता है। तो इसके लिए दुनिया भर में आप देखोगे, माँ, अम्मा, अम्मी, मॉम, मम्मी, ऐसे मम्मा करके ही माता का नाम है। काफी इंटरेस्टिंग चीज है। और पापा पापा भी बोलता है, तो इसके लिए पापा है, ठीक है, अप्पा है। तो बहुत सारे लैंग्वेजेस में, दुनिया भर के लैंग्वेजेस में बहुत सारी चीजें। लेकिन इसके साथ साथ आपने अगर ऑब्जर्व नहीं किया हो ये चीज, या इसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया हो बारीकी से, आपको ये स्किल डेवलपमेंट के वेबिनार में मैं बताना चाहता हूँ कि बच्चा लैंग्वेज सीखता है, और वो लैंग्वेज उसकी माता से और पिता से सीखता है। लेकिन वो माता के साथ, उनके माँ के साथ इतना अटैचमेंट रहता है। तो इसके लिए आज भी अपनी लैंग्वेज की अगर बात करते हैं, मातृभाषा बोलते हैं, मदर टंग बोलते हैं, फादर टंग नहीं बोलते हैं। हालांकि वो दोनों साथ में रहते हैं, लेकिन एक माँ जो है बच्चे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करती है, तो लैंग्वेज सीखती है। जो उत्तर प्रदेश में जो एक अगर बच्चा है, वो कभी तमिल नहीं सीखेगा, वो हिंदी सीखेगा। और जब तमिलनाडु में कोई अगर बच्चा पैदा होता है, उनके घर में वो बंगाली नहीं बोलेगा, वो तमिल बोलेगा।
तो सॉरी, वो तमिल बोलेगा, तमिलनाडु का बच्चा, मतलब अपनी मातृभाषा बोलेगा। तो ये स्किल्स अपने आप में एक बच्चा सीखता है। लेकिन यहाँ से थोड़ी स्टोरी में ट्विस्ट आ जाता है। बच्चा स्कूल जाना लगता है, तो वहां पे नए स्किल्स सीखने के लिए उसको मिलते हैं, वो किंडरगार्टन हो, प्ले ग्रुप्स हो। तो वहां पे रीडिंग और राइटिंग, अभी अलग अलग तरीके के एजुकेशन के मोड्स आए हैं। आप ऑनलाइन सीख सकते हो, एलईडी प्रोजेक्टर से, लैपटॉप से वगैरह सीख सकते हो। पहले तो हम लोग ब्लैक बोर्ड चौक से सीखते थे, लेकिन अब व्हाइट बोर्ड्स आ गए हैं, मार्कर्स आ गए हैं, और बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हुई हैं। लेकिन जैसे जैसे वो उसकी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, तो मातृभाषा के अलावा वो दूसरा भी लैंग्वेज सीखता है। हो सकता है कि वो हिंदी सीखे, इंग्लिश सीखे, मराठी सीखे, या अपनी अपनी स्टेट लैंग्वेज सीखे। तो एक दूसरी या तीसरी, अगर आप देखोगे, आपको मैथ्स, हिस्ट्री, साइंस के अलावा अलावा लैंग्वेजेस रहते हैं, तो लैंग्वेज सीखते हैं। और वो स्पोर्ट्स भी सीखता है। हो सकता है कि घर पे साइकिलिंग सीखे, या बाहर जाके स्विमिंग सीखे, डांस सीखे, आर्ट सीखे, सीखता है। लेकिन इसके साथ दोस्तों, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये टाइम है जहां पर बच्चे को, जैसे बोलते हैं ना कि जो 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 पौधा होके अगर बेंड नहीं होगा, तो एक पेड़ होके तो कभी बेंड नहीं हो सकता। तो यहाँ पर एक बच्चे की परवरिश से, एक बच्चे की करियर में क्या होगा नहीं होगा, ये डिसाइड होता है। उनको एटिक्वेट्स, मतलब इसके शिष्टाचार उनको सिखाए जाते हैं। तो आप, हमारा घर का परिवार कैसा था, हमारा स्कूल का क्वालिटी क्या था, इसके ऊपर हमारे बहुत सारे स्किल्स डेवलप होते हैं, छोटे छोटे स्किल्स डेवलप होते हैं। और उसके साथ साथ वैल्यूज भी डेवलप होते हैं। हमारा विचार क्या रहेगा, हमारी लाइफ की तात्विक दृष्टि क्या रहेगी, हम लोग किसके लिए सपोर्ट करेंगे, क्या आइडियोलॉजी रहेगी हमारी, हमारी क्या नीति रहेगी, हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, ये सभी तय होता है इस एज में। तो इसके लिए इसको बोलते हैं, ये बहुत नाजुक ईयर्स हैं, बहुत सेंसिटिव ईयर्स हैं। तो हमारे बच्चों को हमको मतलब अच्छा ट्रेनिंग दे देना चाहिए, अच्छे एनवायरनमेंट का ट्रेनिंग देना चाहिए। जस्टिस क्या है, सामाजिक न्याय क्या है, सच क्या है, ये सब सिखाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप चाहे या ना चाहो, पीयर ग्रुप के साथ, फ्रेंड्स के साथ मिलते मिलते, वहां पर बच्चे, हमारे बच्चे जो है, या हम लोग सभी लोग भी गलत चीजें भी सीखते हैं, गलत स्किल्स भी सीखते हैं। एक छोटा सा उदाहरण के जो तौर पे मैं बताऊं, तो झूठ बोलना भी बच्चे सीख लेते हैं, एक्सक्यूज देना सीख लेते हैं, ये सब सीख लेते हैं। तो झूठ बोलना भी एक कला है। कई सारे लोग आप देख सकते हैं कि मतलब ऐसे झूठ बोलते हैं कि जैसा लगता है कि वो सच्ची है, लेकिन वो उनकी कला है, उनका कौशल है, उनका स्किल है। तो ये हम करते हैं। अब मैं ये क्यों इसको आपको इतना डिटेल में बता रहा हूँ, क्योंकि अगला जो पड़ाव आता है, यहाँ पर हम लोग अभी कॉलेज डिग्री वगैरह करके असल दुनिया में आ जाते हैं। और असल दुनिया में आते हैं तो हम हमारे पास एकेडमिक स्किल्स तो हैं, लेकिन हमारे पास अभी सॉफ्ट स्किल्स की जरूरत है। अभी सॉफ्ट स्किल का सिंपल उदाहरण ये है कि सॉफ्ट मतलब जैसे सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पर कोई मशीनरी टेक्निकलिटी वगैरह आपको सीखना नहीं है। सॉफ्टवेयर मतलब सॉफ्ट चीजें, जैसे कि लीडरशिप हो, कम्युनिकेशन हो, टेम्परमेंट हो, लिसनिंग स्किल्स हो, ये तो सॉफ्ट स्किल्स इसको बोलते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हो सकता है कि हम लोग टेक्निकल स्किल्स भी, ड्राइविंग सीखते हैं। हालांकि ये प्राइमरी स्किल नहीं है, ड्राइविंग के अलावा भी हम लोग काम कर सकते हैं। मेरे पास गाड़ी भी है, लेकिन एक मैं ड्राइवर को रख सकता हूँ और मैं मेरा काम कर सकता हूँ। लेकिन कम्युनिकेशन इज अ प्राइमरी स्किल। मैं कम्युनिकेशन के लिए स्पीकर, इंटरप्रेटर नहीं रख सकता हूँ। तो दोस्तों, आज स्किल डेवलपमेंट में आप देखिए, हम लोग जब भी अपना लाइफ साइकिल में से कितने स्किल्स को किस तरीके से सीखे रहेंगे। और उसके बाद में आता है एंटरप्रेन्योर स्किल्स। मैंने कहा, आप एसएचपीएल में आईबीओज हो, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स हो। तो आप इंडिपेंडेंट भी हो, आप बिजनेस भी कर रहे हो, और आपके बिजनेस का ओनर भी हो, सीईओ सीएमडी, आप अपना बिजनेस का खुद हो। तो क्या कितने एंटरप्रेन्योरशिप के स्किल्स आपने अपनाए हैं अपने लाइफ साइकिल, जब बच्चे हैं, घर पे, स्कूल में, कॉलेज में? मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा नहीं। तो इसकी वजह से जो वो बोलते हैं कि एमबीए जो करते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी करते हैं, जो सिखाने वाले लोग भी नौकरी करते हैं, तो उन्होंने भी कभी बिजनेस किया नहीं है, प्रैक्टिकल उनको एग्जाम अनुभव नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों, ये कहा जाता है कि जो डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप लगन के साथ, सीरियसनेस के साथ, और जो स्किल्स यहाँ पर आपको सिखाए जाते हैं, उसका जितना पॉसिबल है आपके आपसे उसका पालन करके अगर आप फील्ड वर्क करोगे, तो ये अपने आप में एक एमबीए है। और ये प्रैक्टिकल एमबीए है। यहाँ पे आप मतलब पैसा आपको, सॉरी, सीखना तो मिलता ही है, लेकिन आपको यहाँ पे पैसे भी मिल जाते हैं। मतलब ये मान के चलिए कि डे वन से स्टाइपेंड है। तो सीधे हम लोग चलते हैं कि कितने 9 स्किल्स जो आज हम लोगों को उसके ऊपर अपने को थोड़ा आकलन करना है। तो सबसे पहले ये है लैरी लैरी बर्ड,
लैरी बर्ड अमेरिका के एक बहुत मशहूर बास्केटबॉल प्लेयर हैं, वो अभी रिटायर हो चुके हैं, उसके बाद में कोच रहे, उसके बाद में एडमिन में रहे, काफी एक मशहूर प्लेयर है। वो क्या बोलते हैं, विनर इज समवन जिसके पास प्रतिभा है, who recognizes गॉड गिवन टैलेंट। हर एक को हम, हर एक बच्चे को, हर एक इंडिविजुअल को, यहाँ पे जितने भी लॉग इन किए हुए लोग हैं, सभी के पास भगवान ने दिया हुआ प्रतिभा है, लेकिन उसको रिकॉग्नाइज करने की जिम्मेदारी भगवान ने हमको दी हुई है। हम लोग उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, हम छुपाते हैं उसको, और हम लोग बोलते हैं कि यार मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा बोल नहीं सकता हूँ, मैं लिख नहीं सकता हूँ, बहुत सारी चीजें हम लोग अपने आप को एक्सक्यूज देते हैं और अपने आप को बचाते हैं काम करने से, कंफर्ट जोन में रहते हैं। रिकॉग्नाइज द टैलेंट, ये पहला स्टेप है। दूसरा है, ये टैलेंट्स को स्किल्स में बदलिए, कौशल्य में बदलिए, उसको कला, अपनी कला में बदलिए, और ये अगर होगा तो देन यू विल बी एबल टू अकम्प्लिश योर गोल्स। हमारी जो भी लक्ष्य हम लोग रखते हैं, जो मंजिल हम लोग तय करते हैं, वो हम लोग डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन प्रतिभा को रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। मेरे में क्या ताकत है, हर एक व्यक्ति में, हमारे में कुछ ना कुछ तो प्रतिभा तो ही है, हर एक के पास टैलेंट्स है, बॉर्न टैलेंट्स है, उसको रिकॉग्नाइज करना और उसको डेवलप करना जरूरी है। तो इसके लिए द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु लर्न मोर स्किल्स एंड कंबाइन देम इन क्रिएटिव वेज। तो फिर मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप सभी लोग स्किल्स अपने अपग्रेड करने के लिए रेडी हैं? आर यू रेडी टू लर्न मोर स्किल्स? यस, नो? मुझे बताइए, मुझे स्पीड देखना है कि कितने लोग अलर्ट हैं, कितने लोग सुन रहे हैं, और कितने लोगों को ऐसा लगता है कि ये क्या स्किल है, कि अब ऐसे यस सर नो सर बोलेंगे तो स्किल बढ़ता नहीं है। दैट्स योर माइंडसेट, दैट्स योर सॉफ्ट स्किल, उसके बारे में हम लोग डेफिनेटली बात करेंगे। सो आई वांट मोर एंड मोर आंसर्स, तो इसके लिए अलर्ट रहिएगा, ईयरफोन लगा लीजिएगा, कीप योर हैंड्स रेडी, फ्री, सो दैट कि आप टाइप कर सकें। सो अगर आप सीखना चाहते हैं तो हम लोग जाते हैं कि पता पता करते हैं कि न्यू स्किल सीखने से होता क्या है। इट हेल्प्स यू लाइफ ग्रोथ, आपकी जिंदगी की ग्रोथ हो जाती है इसमें से। यू कैन, इट लेट्स यू सेट गोल्स इन योर लाइफ। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप बोल सकते हैं कि मुझे महीने का 20 लाख रुपया कमाने का मेरा गोल है। लेकिन अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, आप बोलेंगे यार 1 लाख रुपया आएगा तो बहुत हो गया, लाइफ जिंगा लाला, मैं तो पूरा सक्सेसफुल हो जाऊंगा। क्यों? आपके पास स्किल्स नहीं है, स्किल्स नहीं है तो कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपके गोल्स भी छोटे होते हैं। जैसे गुब्बारे में आप हवा भरते हैं, हवा आप ज्यादा भर सकते हैं, लेकिन आपको अच्छा लगता है कि फट जाएगा, तो इसके लिए छोटा सा गुब्बारा लगा देते हैं, लेकिन उसमें मजा नहीं है। गुब्बारे की भी अपनी एक क्षमता है कि कितना हवा को वो झेल सकते हैं। तो इसके लिए आपके लाइफ गोल्स डिपेंड्स ऑन कि आपका कॉन्फिडेंस का हवा कितना है आप में। तो इट इम्प्रूव्स क्रिएटिविटी, आप क्रिएटिव बन सकते हैं। आप कोई भी चैलेंज के लिए आप बोल सकते हैं नहीं मेरे से नहीं होगा, मुझे ये पता नहीं है, वो बोलते हैं ठीक है जो होगा देखा जाएगा, मेरे में कॉन्फिडेंस है, मैं सीखूंगा। ठीक है, इट एड्स एक्सपीरियंस, तो आपको नए अनुभव मिलेंगे। आपने कोई काम पहली बार तो करना ही है, तो पहली बार जब भी किया, एड्स एक्सपीरियंस, एंड देन इंप्रूव्स कम्युनिकेशन, आपका कम्युनिकेशन बढ़ जाता है, एक्सपैंड्स योर कनेक्शंस, आपका नेटवर्क बढ़ जाता है, आपकी लिस्ट बढ़ जाती है, आपके प्रोस्पेक्ट बढ़ जाते हैं, प्रोस्पेक्ट बढ़ जाते हैं, आपका कन्वर्शन रेट बढ़ जाता है। इट बूस्ट कॉन्फिडेंस, जैसे मैंने कहा कि अगर आपका स्किल्स ज्यादा है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आपके गोल्स बढ़ जाते हैं, आपका अचीवमेंट बढ़ जाता है। और उसके बाद में एग्जैक्टली, सो लोचन साहू 1 करोड़ पर मंथ एंड ब्रांड एम्बेसडर, इट्स पॉसिबल, पॉसिबल है। इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इंडिया में महज 26-27 ईयर्स में लोगों ने करके दिखा दिया है। ये कोई ऐसा मुंगेरी लाल के सपने नहीं है। तो आज इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, वो लाइफस्टाइल जो सोचे थे वो जी रहे हैं। सो इट लेट्स यू क्रिएट न्यू आइडियाज, इंप्रूव योर इनकम, ऑफ कोर्स यही मैंने कहा, एंड लेट्स लेट्स यू फैसिनेट अदर्स, मतलब दूसरों को आप आकर्षित करने में, एक तरीके से उनको मोहित करने में आप सक्षम हो जाते हो, क्योंकि आपके पास स्किल्स है। महेंद्र सिंह धोनी हैड अ लॉट ऑफ स्किल्स। वो एक क्रिकेटर ही नहीं, वाज एन एक्सेलेंट लीडर, मैन मैनेजमेंट स्किल्स थे, तो इसकी वजह से ही इज बीन कंसिडर्ड एज काफी एक सक्सेसफुल की छवि है उनकी उनकी और उसको पूरे दुनिया में लोग मानते हैं एज ए स्ट्रेटेजिस्ट। तो इसके लिए करना क्या है कि स्किल्स को आपको अपग्रेड करना है, हम सभी लोगों को अपग्रेड करना है। लेकिन एक चीज आपको करना है, लिखिए आपके चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिखिए, रिपीट 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 रिपीट। आपको जितनी बार लिखना है लिखिए, जितनी बार लिखना है लिखिए। मुझे देखना है कि कितने लोग रिपीटेडली इसको लिखते हैं, क्योंकि टॉनी रॉबिन्स बोलते हैं रिपीटेशन इज द मदर ऑफ स्किल। मतलब हम बोलते हैं ना कि यार इसका बाप है उसका बाप है, लेकिन स्किल्स के मामले ये मतलब रिपीटेशन करना कुछ भी चीज को, वो स्किल का माँ है। और माँ के लिए अलग रिस्पेक्ट होता है, क्षमता उनकी अलग होती है। हम लोग कुछ भी हो जाए पहले माँ को याद करते हैं, बाप को बाद में याद करते हैं। हो सकता है कि ये मतलब सबके लिए सही नहीं हो, बट इन जनरल हम विल लव आवर मदर्स, क्योंकि उन्होंने हमको जन्म दिया है, उन्होंने हमको चलना सिखा दिया है, सब कुछ सिखा दिया है, स्किल सिखा दिए हैं।
तो रिपीटेशन इज द मदर ऑफ ऑल स्किल। क्यों? रिपीटेशन करते करते करते, प्रैक्टिस करते करते वो एक हैबिट हो जाती है। देन विनिंग बिकम्स एन हैबिट। आपको कुछ भी करना हो, जो टफ टास्क हो, वो रिपीट करते 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 आपको इतना उसको आसान कर दिया आपने, तो इट बिकम्स स्किल, एंड बहुत आसानी से आप स्किल्स ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या आप रिपीट कर पाओगे? ठीक है, यस, रिपीट करना चाहिए। तो क्विकली हम लोग देखते हैं कि स्किल्स क्या हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बता दिया सॉफ्ट स्किल्स, तो इसके उदाहरण देखिए। 10 टॉप सॉफ्ट स्किल्स। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन करना, संवाद करना, कॉन्वर्जेशन करना, एक सॉफ्ट स्किल है। सॉफ्ट स्किल्स का मतलब ये है कि यहाँ पे मशीनरी, यहाँ पे कोई हार्डवेयर वगैरह नहीं लगता है। दीज आर सॉफ्ट स्किल्स। हम लोग सीख सकते हैं इसको। कोई भी कम्युनिकेशन जन्म के टाइम पे, मतलब प्राइमरी में ऐसा कोई पब्लिक स्पीकर नहीं रहता, तो वो प्रैक्टिस करता है। वो भाषण स्पर्धा में जाता है, एलोक्वेशन में जाता है, एंड देन ही पार्टिसिपेट्स इन मेनी कॉम्पिटिशंस, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। एंड देन देयर आर मेनी स्पीकर्स एट अ वेरी यंग एज, उन्होंने काफी हासिल किया है, यंग एज में अकम्प्लिश किए हैं। सेल्फ मोटिवेशन, दिस ऑल्सो इज अ सॉफ्ट स्किल। कई सारे लोगों को जगाना पड़ता है, भाई जागो जागो, मीटिंग है, आईएसओ है, दिल्ली में अभी नेक्स्ट संडे में आ जाओ। सेल्फ मोटिवेटेड लोग बोलते हैं कि मैं तो जा रहा हूँ, मेरे साथ 20 30 50 लोगों को मैं लेके जा रहा हूँ। दैट्स अ स्किल। लीडरशिप इज अ स्किल। रेस्पॉन्सिबिलिटी, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसाइसिवनेस, डिसाइसिव रहना, निर्णय लेना, एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर एंड टाइम मैनेजमेंट। कई सारे लोग गिव अप कर देते, बोलते मेरे से नहीं होगा भाई, ये बहुत टफ है। लोग बोलते हैं यार जितना टफ है मुझे दे दो, मुझे मजा आता है काम करने में। विराट कोहली ये बोलते हैं, पुट मी अंडर टफ चैलेंजेस, देन आई एक्सेल। चेजिंग में उनका रन रेट बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनको लगता है कि भाई मेरे सामने एक लक्ष्य है, उसको हासिल करना ज्यादा आसान है देन क्रिएटिंग अ लक्ष्य। तो फ्लेक्सिबिलिटी इज अ स्किल। कई बार हम लोग एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो फ्लेक्सिबल है यार, हम लोग एडजस्ट कर देंगे, कॉम्प्रोमाइज कर देंगे जहां पे जरूरत है। तो वी आर फ्लेक्सिबल। एंड देन निगोशिएशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ये हो गए सॉफ्ट स्किल्स। आते हैं, अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, स्किल्स तो बहुत है, हजारों स्किल्स हैं, लेकिन अलग अलग प्रोफेशन के लिए, अलग अलग बिजनेस के लिए अलग स्किल्स है। अगर आप एक डेंटिस्ट हैं, तो उनके लिए अलग स्किल्स है। ठीक है, डेंटिस्ट के स्किल और एक सिंगर के स्किल सेम नहीं है। तो सॉफ्ट स्किल फॉर कस्टमर सर्विस, अगर कस्टमर सर्विस का अगर मैं जॉब कर रहा हूँ, या वो करियर में, प्रोफेशन में मैं हूँ, तो मुझे क्लियर कम्युनिकेशन आना चाहिए। लिसनिंग स्किल्स की बहुत जरूरत है। मैं कस्टमर का कंप्लेंट ही नहीं सुनूं, उसके पहले मैं सोल्यूशन देने लगूं, तो कस्टमर और चिढ़ जाएगा। सेल्फ कंट्रोल की जरूरत है। कस्टमर केयर में लोग क्यों फोन करते हैं? कंप्लेंट लेके फोन करते हैं, वो चिड़े हुए रहते हैं, गाली कुछ भी करते हैं, मतलब फाउल लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। तो आपको सेल्फ कंट्रोल होना है। आपको आपका टेम्परमेंट, पेशेंस लूज नहीं करना है। पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए, स्माइलिंग फेस चाहिए, स्माइलिंग टोन चाहिए, एसर्टिवनेस चाहिए, कि अगर सच है कुछ या कुछ फैक्ट है, तो उसको आपको एसर्टिव करने के लिए, नो सर दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज, वो आपको बताने के लिए एसर्टिवनेस चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन करने की कला चाहिए। एम्पैथी चाहिए। कभी उनको तकलीफ हुई, आप बोल सकते हैं कि सर आपके ऊपर क्या बीत रही है, मैं समझ सकता हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड योर इनकन्वीनियंस, आई रिग्रेट द इनकन्वीनियंस। तो अब बोलेंगे तो आधा गुस्सा खत्म हो जाता है कस्टमर का। ये सभी स्किल्स को हमको अपनाना है। डीपर्सनलाइजेशन, वो अगर गाली बकते हैं या फाउल लैंग्वेज यूज करते हैं, वो आपको नहीं देते, उनको पता भी नहीं है कि आप कौन है। आप तो फोन पे बात कर रहे हैं, लेकिन वो कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को हो सकता है कि अच्छा सर्विस नहीं हो। तो आप इसको पर्सनली ना लें, डीपर्सनलाइजेशन करें। पार्ट ऑफ द प्रोफेशन, पार्ट ऑफ द जॉब करके आप इसको ले लें। टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी ले, जिम्मेदारी से भाग नहीं ले। और उसके बाद में सेंस ऑफ ह्यूमर, कभी थोड़ा हंसना भी चाहिए। एकदम सीरियस 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 हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम होगा। अब आते हैं हम लोग SHPL में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। जैसे सॉफ्ट स्किल्स हैं, कस्टमर केयर के लिए अलग स्किल्स हैं, टेक्निकल स्किल्स भी अलग है। यहाँ पे क्या है? द एबिलिटीज एंड नॉलेज नीडेड टू अकम्प्लिश कॉम्प्लेक्स एक्शन, टास्क एंड प्रोसेसेस। वो हो सकता है कि बोइंग, एयरबस ऐसे बनाने में आप एक इंजीनियर हो, तो आपके लिए आप बोलेंगे कि मैं बहुत अच्छा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, मोटिवेशनल ट्रेनर हूँ, वो स्किल्स वहां काम नहीं आएंगे। ठीक है, वहां पे आपको टेक्निकल स्किल्स चाहिए, एकेडमिक स्किल चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। तो दोस्तों आते हैं, मुझे आप जवाब दे दीजिए, डू यू थिंक देयर इज अ ह्यूज ब्राइट फ्यूचर फॉर द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इन इंडिया? यस और नो? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत सारी प्रॉब्लम है, ओके, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, खर्चे बढ़ रहे हैं, और नए जॉब्स नहीं आ रहे हैं, बहुत डिसरप्शन हो रहा है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं चैट जीपीटी की, हम लोग बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, हम लोग बात कर रहे हैं मशीन लर्निंग की। तो वहां पे हम लोग वही बोलेंगे, नहीं नहीं मुझे ईमेल भेजना आता है, मैं व्हाट्सअप कर सकता हूँ, ब्राउजिंग कर सकता हूँ, वो सब पूरा आउटडेटेड हो गया। लेकिन आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी यही हो रहा है। 1995 में जब इंडस्ट्री इंडिया में आई, तो वहां पे काफी सारे स्किल्स सिखाए गए,
लेकिन 95 की, 97 की, 2000 की, 2005 की इंडस्ट्री अभी चेंज हो चुकी है। वी आर इन 2023। तो आपने तभी सीखे हुए टेक्निक्स या स्किल्स अभी काम नहीं आते हैं, तो इसके लिए आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। हालांकि बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं, दे आर टाइमलेस प्रिंसिपल्स। 2+2 तभी भी 4 ही था, अभी भी 4 ही है, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन आपका अप्रोच, आपका स्किल चेंज होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग आते हैं फर्स्ट स्किल। 9 स्किल्स है और हमारे पास कम समय है, मैं बहुत जल्दी जाऊंगा। और अगर आपको किसी दूसरे को कमिटमेंट है तो आफ्टर द शेड्यूल्ड टाइम आप इसको लॉग आउट भी कर सकते हैं, इसका रिकॉर्डिंग है तो आप कल उसको देख भी सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि यूजफुल है, पावरफुल है, आपको इसमें से फायदा मिलता है, तो प्लीज स्टे बैक एंड आप इसको लाइव सुन सकते हैं, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले एनालिटिकल स्किल्स। एनालिटिकल स्किल्स क्या है? मैंने आपको अपना लाइफ साइकिल बता दिया था, एक बच्चे से लेके एडल्ट बुजुर्ग कैसे होते हैं। तो आप भी अपने लाइफ में कहीं ना कहीं, या तो टीनेजर हो, यू आर अ हाउस होम मेकर, या यू आर अ एंटरप्रेन्योर, यू आर अ बिजनेस पर्सन, या यू आर अ प्रोफेशनल, या यू आर अ फुल टाइम डायरेक्ट सेलर, आप उसको एनालाइज करें। ये क्वालिटी डायरेक्ट सेलिंग कम्युनिटी में थोड़ी सी रिलेटिवली कम दिखाई देती है। और ये कोई ऐसा यूट्यूब वाला या कोई आर्टिकल के ऊपर या कुछ भी दूसरा सेशन करके मैंने कॉपी किया हुआ सेशन नहीं है। दिस इज यूनिक, मतलब मैंने खुद प्रिपेयर किया है मेरे अनुभव से। दिस इज माई 24th ईयर इन डायरेक्ट सेलिंग। तो इसके लिए ये मेरे अनुभव से, मैंने कुछ एज अ डायरेक्ट सेलर काम किया 10-12 साल, उसके बाद में मैनेजमेंट का हिस्सा रहते हुए जो मेरे अनुभव है मैंने खुद मेरे टीम में इंप्लीमेंट किए हैं, और जो लोगों को मैंने समझा दिया है या देखा है लोगों को अचीव करते हुए। सो दिस इज अ समरी ऑफ दैट, एंड आई एम श्योर ये आपको डेफिनेटली यूजफुल रहेगा। तो आपको पहला स्किल क्या है कि थोड़ी सी एनालिटिकल स्किल। एनालिटिक मतलब विश्लेषणात्मक कौशल, विश्लेषण करने की कला, एनालिसिस करने की। आप देखिए कि क्रिकेट मैच होगा या कोई भी मैच होगा, उसके पहले बाद में एनालिसिस होती है कि भाई कैसे, मतलब क्या करना चाहिए, और मैच होने के बाद में क्या गलती किया, एनालिसिस होता है, और लोग उसको बहुत सारा सुनते हैं बिकॉज इट्स एनालिसिस। डायरेक्ट सेलिंग में ये बोला जाता है कि बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं करना। एनालिसिस एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस, ये सही है। और यहाँ पे क्या करना है, आपको नकल करना है, आपको बहुत ज्यादा अक्ल यूज नहीं करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको बिल्कुल जीरो अक्ल यूज करना है। 10% अक्ल डेफिनेटली यूज करना है, 90% आपको नकल करना है। तो इसके लिए दोस्तों, फोकस ऑन व्हाट इज दीज 9 स्किल्स। अगर ये आपने सीखे और इसको रिपीट किया तो यू विल बिकम मतलब सुपर अचीवर। ये महीने से August 31 में मैं आपको गारंटी कर सकता हूं कि अगले 12-13 दिन जितने हैं, वहां पे आपका अप्रोच काम करने का चेंज होगा। यू विल एडवांस योर आए। और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक का आप जो टारगेट रखेंगे, यू विल बी एबल टू अचीव। एक नए सिरे से काम कर सकते हैं, लेकिन आपको कमिट करना पड़ेगा अपने आप को कि मैं सीखूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज माई लाइफ सिचुएशन, वेयर डू आई स्टैंड, कहाँ मैं हूँ, उसको एनालाइज कर लीजिए। उसके बाद में देखिए कि व्हाट इज द मिशन गोल इन माई लाइफ, मेरा लाइफ में रियल गोल क्या है, मेरे वैल्यूज क्या है, मेरा आइडियोलॉजी क्या है, मैं क्या हासिल करना चाहता हूँ, मैं क्या कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे समुदाय, सोसाइटी के लिए, मेरे नेशन के लिए। देन यू डिसाइड कि क्या डायरेक्ट सेलिंग, कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में आपने सुना है, लेकिन थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए। आज गूगल का, सोशल मीडिया का जमाना है, तो इसकी हिस्ट्री क्या है देखिए। 130 ईयर्स का रिच हिस्ट्री है, अपनी जर्नी है। इसके पीछे एक साइंस है, इट्स अ सोशियो इकोनॉमिक रिवोल्यूशन लेके वाला आने वाला एक बिजनेस है। उसमें रॉबर्ट कियोसाकी, हालांकि नेक्स्ट 15 दिन के अंदर वो मुंबई में रहेंगे, और आप लोगों को अगर इंटरेस्ट है उनको लाइव सुनने में, मुंबई में रॉबर्ट कियोसाकी लाइव इन अ कॉन्फ्रेंस, 5,000 लोग आ रहे हैं, एंड देन आई एम गोइंग। तो साइंस है, वो बोलते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक रिवोल्यूशन करने वाला एक साइंस है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री किस तरीके से काम करती है, मॉडस ऑपरेंडी क्या है, इसकी सिस्टम क्या है, इसको आप स्टडी करो। इसको स्टडी किए बिना अगर आप डुबकी लगाते हो इस इंडस्ट्री में और बोलते नहीं मुझे ये नहीं, वो नहीं, तो आपने अपना होमवर्क किया नहीं है। सो फर्स्ट स्किल दैट यू नीड टू हैव इज योर एनालिटिकल स्किल्स। डायरेक्ट सेलिंग की लीगैलिटी के बारे में जानिए, बिकॉज ये एक बिजनेस है, इट्स ए न्यू एज बिजनेस, ए नया बिजनेस है। इसका यहाँ पे आपको सैलरी नहीं मिलती है, आप कमीशन के ऊपर काम करते हैं। तो कमीशन के ऊपर काम करते हैं, तो आप देखिए इस बिजनेस मॉडल को गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है क्या, अगर दिया हुआ है तो कौन सी मिनिस्ट्री है इसको इसके ऊपर कानून बनाए हुए हैं। तो फाइंड आउट एंड डू योर ड्यू डिलिजेंस, आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। एंड देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, एम आई एसोसिएटिंग विद लेजिटिमेट कंपनी, एक लीगल कंपनी के साथ मैं जुड़ा हूं या नहीं जुड़ा हूं। आज ये वेबिनार में जितने लोग हैं, मैं बोल सकता हूँ बहुत सारे लोगों ने ऐसे कंपनियों के साथ जुड़े रहेंगे आप शायद, और उसकी वजह से आपका वहां पे फाइनेंशियली लॉसेस हुआ, लायबिलिटी हुआ, तो इसके लिए मजबूरी में भी आप काम कर रहे हैं, सेइंग दैट कि जो लॉस हुआ तो मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे रिकवर। तो इसके लिए ये मिस्टेक करने से अलावा
अगर हम लोग अपने आगे आने वाले लोगों को भी बचा सकते हैं, या हम लोग खुद एनालिसिस करके कर सकते हैं। तो एसएचपीएल की जब बात करते हैं, आपको ये सभी के आंसर पता है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी एन आईबीओ, और हम लोग पूरे अपने बाकी वेबिनार्स में हम लोग बताते ही हैं कि कैसे लीगल है, एथिकल है, ये सभी चीजें हम लोग बताते हैं। तो विल डायरेक्ट सेलिंग सूट माय पर्सनालिटी और स्किल सेट? मेरे पास अभी जो स्किल्स हैं, तो क्या इसमें डायरेक्ट सेलिंग सूट होगी, नहीं होगी? अगर नहीं होगी तो आप दूसरा प्रोफेशन कर लीजिए, आप सुखी रहोगे, हैप्पी रहोगे। लेकिन यहाँ आने के बाद में अगर आप सक्सेसफुल नहीं होगे, क्योंकि आप स्किल सेट आपके पास है नहीं है जो इस इंडस्ट्री के लिए चाहिए, और आप सीखने के लिए रेडी नहीं हो, आप कोचेबल नहीं हो, तो इसके लिए आप यहाँ पे स्ट्रगल करोगे, आपको फेलियर आ जाएगा। और फेलियर आने के बाद में आप इस इंडस्ट्री की भी बदनामी करोगे, बोलते हैं नहीं यहाँ पे कुछ नहीं होता, लोग बातें करते हैं लेकिन कुछ नहीं होता। लेकिन आप ये उसका दूसरा पहलू नहीं देखते हैं कि जितने भी मैंने क्रिकेटर की बात की, सक्सेसफुल लोगों की बात की, उन्होंने भी बहुत मेहनत किया है, बहुत सालों की मेहनत की है। आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात करेंगे तो आज मशहूर क्रिकेट बॉलीवुड अभिनेता नेता है, और उनकी काफी नेटवर्थ है। लेकिन उनकी स्टोरी सुनोगे तो 20 साल यहाँ पे मुंबई में ऐसे सड़ रहे थे, रहने के लिए घर नहीं, खाना नहीं, और 20 साल में उनको कई बार ऐसा लगा कि गांव में जाओ, खेती बाड़ी करो। लेकिन फिर भी उन्होंने अपना मिशन, अपना लाइफ का जो विजन है, उनका गोल है, उसको उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और उसको सक्सेस मिली। तो सक्सेस मिलती है, ये आपको सिस्टम में पता चल रहा है, क्योंकि आपको डीलेड ग्रेटिफिकेशन मिलता है। लेकिन आपको पहले एनालिसिस करना पड़ेगा, एंड उसके बाद में आप मैनेजमेंट को परखो जो कंपनी के साथ हो। एसएचपीएल का मैनेजमेंट को आप डायरेक्टली इंटरेक्शन करते हो। गोपाल सर नेक्स्ट फ्राइडे में, फैबुलस फ्राइडे में आपको मतलब आपके साथ संबोधन भी करेंगे। ही विल कंडक्ट अ वेबिनार। और इतने आईएसओस करते हैं, इतने मीटिंग्स करते हैं, फील्ड में जाते हैं, तो आपको ये परखना है कि इज द मैनेजमेंट एक्सपीरियंस, क्या वो एथिकल है, क्या वैल्यू बेस्ड है, या कि लोगों को ऐसा मतलब डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे उसका मॉड्यूल यूज करके। आज बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं है। तो लोग बोलते हैं नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा चाहिए। तो ये वन ऑफ द मिस्टेक्स। तो आपको एनालिटिकल करना है, एनालिटिक रहना है, बिकॉज योर लाइफ इज ओनली वंस, और आपको इसका वैल्यू आपको डिराइव करना है, और आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पर दूसरी चीज है कि मैनेजमेंट के बाद में प्रोडक्शन सर्विसेज, विल इट सूट योर लाइफ फिलोसफी? अगर आप ऐसा कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो जिसमें आपकी बिलीफ नहीं है, तो नहीं हो सकता। इट कुड बी एनीथिंग। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रोडक्ट सर्विसेज हैं, तो आपके लाइफ फिलोसफी को सूट करने वाली कंपनी आप करेंगे, तो आप उससे प्यार करेंगे, उससे ओनरशिप लेंगे, एंड देन यू विल डू योर बिजनेस एज इफ आई एम रियली द ओनर ऑफ माय ओन बिजनेस। तो इसके लिए सबसे पहला स्किल है कि आपको एनालिटिक होना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि क्या मैंने इस कंपनी का बिजनेस प्लान को सही तरीके से समझा है, या आपने अपने हिसाब से समझा है, और बाद में बोलेंगे ना ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, तो तकरार हो जाएंगे, डिस्प्यूट्स हो जाएंगे स्पॉन्सर के साथ, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप के साथ। तो अब क्योंकि आपने अपना होमवर्क नहीं किया। सो द फर्स्ट स्किल इज एनालिटिकल स्किल्स। तो मैं थोड़ा फास्ट जाता हूँ। देन ऑफ कोर्स आपको ये भी देखना है कि वर्क कल्चर कैसा है, एजुकेशन, ट्रेनिंग, सपोर्ट सिस्टम क्या है। ये जो वेबिनार है, ये एसएचपीएल एजुकेशन कंपनी की तरफ से आपको दिया जा रहा है, इट्स नॉट ऑर्गेनाइज्ड बाय एनी लीडर। तो ये एक सिस्टम है। तो इसके लिए एनालिटिकल, आप अगर चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या ये पावर पॉइंट मिल भी सकता है बाद में आपको। तो ये एनालिसिस आपको करना है, बिकॉज दिस इज योर बिजनेस। तो सबसे पहले दिस इज द स्किल, ये एक कला है, ये सब लोग नहीं करते हैं, कई सारे लोग ओनरशिप नहीं लेते हैं, और ये किए बिना अगर आप इंडस्ट्री में आ जाते हैं, तो वहां पे आपको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। सो लेट्स गो टू द सेकंड स्किल, और थोड़ा फास्ट हम लोग कर लेते हैं, और आपको शायद ये आपने कभी सुना भी नहीं रहेगा। इट्स कॉल्ड डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन का सिंपल शब्द है कि राइटिंग। आप लिखिए, लिखना। अब देखिए इमेज में एक लड़का कुछ तो लिख रहा है। हमारे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि फोन उठा के बात तो घंटों घंटों कर सकते हैं, लेकिन अगर ये बोलेंगे कि एक एसएमएस भेजो, एक व्हाट्सएप भेजो, या फॉरवर्ड कर सकते हैं हम लोग, लेकिन खुद लिखते नहीं है हम लोग। ठीक है, ईमेल लिखो तो 99% लोग लिखते नहीं है। अगर आप हम बोलेंगे कि एक आप डायरी में अपना लिस्ट बना दो, लोग नहीं करते। तो नॉट राइटिंग, डॉक्यूमेंटाइजेशन इज वन ऑफ द स्किल्स दैट यू नीड टू डेवलप। क्योंकि दुनिया के कितने भी सक्सेसफुल लोगों को लेके देखो, उन लोगों ने डॉक्यूमेंट किया है, उन्होंने राइटिंग किया है, वेदर वो उनका ड्रीम हो, या वेदर इफ इट इज इन देयर एक्शन प्लान। सो यहाँ पे आपको क्या लिखना, क्या है, व्हाट्स योर प्लान ऑफ एक्शन फॉर लाइफ, क्या ब्लूप्रिंट है। आपके पास ब्लूप्रिंट राइटिंग में नहीं है, तो आप क्या मतलब कौन सा बिल्डिंग बनाओगे? आप हवा में महल बना रहे, और वो कभी भी टूट सकता है, मतलब थोड़ा सा आंधी तूफान आ गया तो खत्म हो गया, क्योंकि ब्लूप्रिंट नहीं है। यू नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट दिस ब्लूप्रिंट। सो पर्सनल लाइफ विजन, मिशन, गोल्स क्या है, एंड यू डू अ प्लानिंग, ब्रॉड प्लानिंग फॉर 10 years में मुझे ये करना है। मेरे एक दोस्त ने
फेसबुक में एक पोस्ट डाला था, बाय 2033 आई वांट टू अचीव दिस, एंड ही वाज माय टीम मेंबर। तो हम लोगों की बात भी हो गई, 10 साल का प्लान। आई सेड इट्स अमेजिंग। तो बोलते 23 से 33 ईयर्स तक मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने एक ब्लूप्रिंट बना दिया है। देन यू रिड्यूस इट टू 5 ईयर्स, और 5 ईयर्स के बाद में 3 ईयर्स। 3 ईयर्स का फाइनेंशियल गोल। 3 ईयर्स क्यों क्रिटिकल है? आप कोई भी साइंस उठा के देख लो, 1000 days इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, कि जहां पर आप अपना अस्तित्व बना सकते हो एक पर्टिकुलर फील्ड में। और उसके अलावा अगर आप नहीं, मतलब उसके पहले आप इधर उधर हिल जाते हो, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग अ सीरियस बिजनेस। आप ऐसे मतलब चांस मार रहे हो कि चलो ठीक है, होगा तो होगा। सो डायरेक्ट सेलिंग इज अ वेरी सीरियस बिजनेस, आपको प्रोफेशनली लेना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। सेकेंड, यू नीड टू री राइट एंड रिक्रिएट द प्रेजेंटेशन फ्लो। कंपनी का एक प्रेजेंटेशन रहता है, लेकिन हर एक आदमी की अपनी अपनी फ्लो होता है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको प्रेजेंटेशन पूरा चेंज करना है, उसका फ्लो चेंज करना है। हो सकता है कि आपका तीसरा स्लाइड पहला स्लाइड बनेगा, पहला स्लाइड आपका आखिरी स्लाइड बनेगा। तो आपकी स्टोरी टेलिंग की कैपेसिटी या स्टाइल अलग रहेगी। तो इसके लिए क्रिएट अ प्रेजेंटेशन फ्लो फॉर वन ऑन वन। कैसे प्रेजेंटेशन दे दोगे व्हाइट पेपर में? होम या ग्रुप प्रेजेंटेशन आप देखोगे तो आपको व्हाइट बोर्ड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि 15 लोग रहेंगे। व्हाइट बोर्ड में डायरी में आप नहीं कर सकते। तो व्हाइट बोर्ड में किस तरीके का प्रेजेंटेशन आप दोगे, इसको रट्टा मारना पड़ेगा आपको, इसको पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इसके लिए इसको आपको पहले लिखना पड़ेगा। एंड इफ यू आर एबल टू क्रिएट योर ओन पीपीटी विद टीम ब्रांडिंग, अपना टीम का लोगो डाल दीजिए, अपना टीम का नाम लिखिए और अपना पीपीटी बना लीजिए। जरूरी नहीं है कि आप कंपनी का पीपीटी यूज करो, लेकिन उसको डिस्टॉर्ट मत करो। टर्म्स एंड कंडीशन में ये भी लिखा हुआ है कि आप अपना टूल्स को नहीं कर सकते हो कंपनी की इजाजत के बिना। लेकिन कंपनी इजाजत देगी, अगर अच्छा पीपीटी बना सकते हो सकता है कि आपका पीपीटी बहुत पावरफुल हो, तो आप बनाइए एंड देन यू क्रिएट। तो अब ये करेंगे तो इसमें क्या लाभ होगा कि आपने अगर लिखना है तो कुछ भी नहीं लिख सकते। अगर मुझे पीपीटी बनाना है तो मुझे थोड़ा सा इसको स्टडी करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। कम से कम स्किल्स क्या डेवलप करने हैं, मुझे पता नहीं आज कितने लोगों को इसमें से फायदा होगा, लेकिन मुझे डेफिनेटली फायदा होगा, क्योंकि मुझे भी मेरे स्किल्स को अपग्रेड करने हैं। क्योंकि मैंने इसके ऊपर काफी रिसर्च किया, काफी मैंने R&D किया, इमेजेस डाल दिए, टेक्स्ट डाल दिया। तो मेरे तो स्किल्स बढ़ने के चांसेस तो पूरे पूरे हैं। तो इसके लिए क्रिएट सोशल मीडिया हैंडल्स। नेक्स्ट, फेसबुक में अपना अकाउंट खोल दीजिए, यूट्यूब में खोल दीजिए, एक्स जो ट्विटर था पहले उसको खोल दीजिए, लिंक्डइन में खोल दीजिए। ये चारों जो जो सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, वो आपके लिए नहीं तो कम से कम अपने टीम के लिए बना दीजिएगा। अपना टीम का कल्चर स्टार्ट कर दीजिएगा। प्रेजेंटेशन, फ्लिप चार्ट्स, ब्रोशर्स आप बना लीजिए। भले आप फिर उसको प्रिंट मत करो, डिजिटल में बना दो, लेकिन ये मेहनत जब भी आप करोगे, आपके डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स, लिखने का स्किल्स, और NLP के थ्रू, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के थ्रू आपको आपकी ओनरशिप, आपकी समझ अबाउट एवरीथिंग, कंपनी, प्रोडक्ट, प्लान बहुत जबरदस्त होगी। एंड देन ओन प्रेजेंटेशन ऑन वेरियस ट्रेनिंग मॉड्यूल्स। आपको अपने टीम को ट्रेनिंग भी देना है, ओनली प्रेजेंटेशन से काम नहीं चलेगा। ये सभी आपको लिखना पड़ेगा, राइट करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाके ही आप बड़ी मैसिव सक्सेसफुल हो सकते हो। ओके, थैंक यू सुदीप जी। सो अगर आप ये सोचते हो मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनना है, 1 करोड़ रुपया कमाना है, ठीक है, दैट इज मोटिवेशन, दैट इज आपकी इट्स अ डिजायर, जो बकेट लिस्ट है, विश लिस्ट है आपकी। आप अमेजोन में जाओ और बोलो मुझे ये लेना है, वो लेना है, कुछ भी कर सकते हो, पैसे थोड़ी ना देना है, बकेट लिस्ट में डालना है, विश लिस्ट में डालना है, उसके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप सही में काम करना चाहते हो, द सेकेंड स्किल दैट यू नीड टू डेवलप इज डॉक्यूमेंटेशन, राइटिंग स्किल्स, जिसको दस्तावेजीकरण, काफी भारी शब्द है हिंदी का, बट यू नीड टू राइट दैट। डू यू एग्री, यस और नो? कि क्या ये सही है कि अगर आप अपना ये पूरी तैयारी नहीं करोगे तो डेफिनेटली आप बड़ा लीडर नहीं बन सकते, आप एवरेज सक्सेस, मीडियोकर सक्सेस आपको मिल सकता है। तो इसके लिए आपको अपनी सिस्टम क्रिएट करनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच। नाउ लेट्स मूव टू दी थर्ड स्किल। ये तो कॉमन है, ये तो सब लोगों को पता है और आप इसमें सब माहिर हो, कम्युनिकेशन स्किल। मैं कुछ यहाँ पे अलग बताना चाहता हूँ। कमांड ओवर लैंग्वेज, आपकी भाषा के ऊपर प्रभुत्व या पकड़ अच्छी होनी चाहिए, उसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक प्रोफिशिएंसी। आपके इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी कितनी है, हिंदी की कितनी है, आपकी मातृभाषा में प्रोफिशिएंसी कितनी है, ये आपको करना पड़ेगा। स्पीक इन मदर टंग टू बिगिन विद, आपकी मातृभाषा में। क्योंकि अगर आप लेट्स से केरल में हो, आप मलयालम में से लोगों से बात करोगे, वहां पे जाके तो आपको बंगाली बात करना है नहीं है। अगर आप बंगाल में है तो आप बंगाली बात करोगे, आपको मलयालम में नहीं बात करना है। तो जैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग का अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, अपने एरिया के लोगों से बात करोगे तो मदर टंग में आप आराम से बात कर सकते हो। और उसके बाद में मास्टर कॉमन लैंग्वेजेस, जो नेशनल लेवल पे कम्युनिकेशन लैंग्वेजेस है। हिंदी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सीखना पड़ेगा। और इंडिया में एक स्टेट को छोड़ के बाकी कोई रेसिस्टेंस नहीं है। तो हिंदी इज अ वेरी कॉमन लैंग्वेज राइट नाउ। इंग्लिश इज अ कम्युनिकेशन लैंग्वेज, तो आप सीख सकते हैं। ये वेबिनार मैं इंग्लिश में भी कर सकता हूँ, लेकिन हो सकता है
कि आपको थोड़ी इसमें तकलीफ होगी, तो इसके लिए हम लोग हिंदी में करते हैं। तो बी माइंडफुल ऑफ ग्रामर, थोड़ा व्याकरण के ऊपर भी आप थोड़ा लक्ष्य दे दें। जरूरी नहीं है, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट वर्ड्स, आपके बॉडी लैंग्वेज के ऊपर है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन के ऊपर ध्यान दे दें, एक्सेंट के ऊपर ध्यान दे दें, परिश्रम करें यहाँ पर। अगर आप एक बड़ा लीडर बनना चाहते हो, इसको बोलते हैं न्यूट्रल एक्सेंट। मैं कहाँ से हूँ वो मेरे एक्सेंट में पता होना नहीं चाहिए, तो दैट्स कॉल्ड ए न्यूट्रल एक्सेंट। तो वो करने के लिए आप कोशिश कर लीजिए। अवॉइड टिपिकल एमएलएम लिंगो विद प्रोस्पेक्ट्स। जब आप प्रेजेंटेशन दिखाते हैं तो सीधा आप पूछोगे आर यू एक्साइटेड। अब ये आर यू एक्साइटेड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए ट्रेनिंग एनवायरनमेंट में ठीक है, लेकिन प्रोस्पेक्ट बोलेगा यार मैं तो जानता भी नहीं हूँ, कैसे मैं एक्साइटेड हो जाऊँ, मैंने सुना भी नहीं है कुछ भी। तो इसके लिए ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, ट्रेनिंग में कई सारे लोग प्रोस्पेक्ट को मिलते हैं, वो शाम को भी बोलते हैं गुड मॉर्निंग, और उसके बाद में लेक्चर देते हैं हम लोग गुड मॉर्निंग क्यों बोलते हैं। आप विषय से भटक रहे हो, और उसको गुड मॉर्निंग बोलने की जरूरत नहीं, आप गुड इवनिंग बोलो, नमस्ते बोलो, नमस्कार बोलो। और जब वो डिस्ट्रीब्यूटर में आ जाएंगे, एक अपना कम्युनिटी बनेगा, तो उसके बाद में आप उनको सिखा दो कि हाँ गुड मॉर्निंग क्यों बोलते हैं। लोग इसमें टाइम वेस्ट कर लेते हैं कि गुड मॉर्निंग क्यों बोलते हैं। तो इसके लिए कम टू द पॉइंट, सो योर कम्युनिकेशन हैज टू बी पॉइंटेड। क्रिएट इफेक्टिव इन्विटेशंस। अभी हम लोग आपने एनालिसिस किया, आपने डॉक्यूमेंटेशन किया, तो आप लोगों से बात करना स्टार्ट कर रहे हो। तो क्रिएट इफेक्टिव इन्विटेशंस, आपके इन्विटेशंस क्रिएट करने पड़ेंगे। आपके टीम में जो जितने लोग आएंगे उनको आपको सिखाना पड़ेगा। साउंड एंथुजियास्टिक, एनर्जेटिक एंड एक्साइटेड, एंड क्रिएट क्यूरियोसिटी, एंड टेक दैट टाइम एंड अपॉइंटमेंट। क्यों? आपको प्रेजेंटेशन देना है। इन्विटेशन का मतलब ये नहीं कि आप सीधा इन्विटेशन को प्रेजेंटेशन बना दो, बोलेंगे नहीं नहीं कंपनी का नाम ये है, ये वेबसाइट है, ऐसा प्लान है, फोन के ऊपर ही 10-15 मिनट में खत्म कर दिया। ही विल नॉट वर्क विद यू। अगर आप मुझे ऐसे प्रेजेंटेशन दे दोगे तो मैं बोलूंगा कि वेरी अनप्रोफेशनल आदमी है। ठीक है, मैं बोलूंगा ठीक है मुझे मिलो, कल मिलो, मंडे मिलते हैं, 4 बजे मिलते हैं, आधा घंटा में दूंगा, पौने घंटा में दूंगा। तो आप बहुत प्रोफेशनली करो तो मुझे अच्छा लगेगा, और मैं बोलूंगा इनके साथ मैं काम करने के लिए रेडी हूँ। क्यों? मेरा करियर है, मेरा टाइम है। तो इसके लिए आपको क्रिएटिव इफेक्टिव इन्विटेशन देने हैं। उसके बाद में आता है इफेक्टिव वन ऑन वन प्रेजेंटेशन। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, स्लाइड में आप पढ़ लीजिएगा। पहले आप मीट एंड ग्रीट एंड ब्रीफ चिट चैट कर लीजिएगा। बी माइंडफुल ऑफ योर प्रेजेंटेशन फॉर्मेट एंड ड्यूरेशन। ये वेबिनार भी थोड़ा सा लंबा जा सकता है बिकॉज स्लाइड्स थोड़े ज्यादा है। आई वांट टू बी क्विक, थोड़ा फास्ट में जाऊंगा, आई एम श्योर यू कैन अंडरस्टैंड। तो इसके लिए स्टे बैक। स्टोरी टेलिंग, आपको एक स्टोरी की तरह आपको अपना प्रेजेंटेशन को सिखाना है। रिलेट टू द प्रोस्पेक्ट्स लाइफ सिचुएशन। एक होम मेकर को, स्टूडेंट को, बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, एक फार्मर को आपका प्रेजेंटेशन थोड़ा कुछ तो कस्टमाइजेशन होना चाहिए। और उसके बाद में बॉडी लैंग्वेज, आपकी एनर्जी अच्छी होनी चाहिए, इंथुजियाज्म होना चाहिए, आपका टोनैलिटी, टोन सही होना चाहिए, आई कांटेक्ट भी आपको करना है, एंड ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछना है। यस नो वाले क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। प्रेजेंटेशन अच्छा लगा कि नहीं, वो ना बोलेगा तो खत्म, आप आगे बोल नहीं सकते। लेकिन आप ये पूछ सकते हैं कि ये प्रेजेंटेशन में आपको सबसे बड़ी चीज, बढ़िया चीज कौन सी लगी, तो उनको कुछ तो बोलना पड़ेगा। तब आपको उनके आइडेंटिफाई कर पाएंगे आप, उनके हॉट बटन्स क्या है, उनके इमोशनल पॉइंट्स क्या है, वो लाइफ में क्या चाहते हैं। तो ये जब होता है यू विल बी एबल टू क्लोज दैट सेल। क्लोज नहीं होता है प्रेजेंटेशन के बाद में, उसको फॉलो अप कर लीजिएगा, ये सिस्टम आपको पता है। एंड उसके बाद में इफेक्टिव होम एंड ग्रुप प्रेजेंटेशन, ये करने के लिए आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए टू बिगिन विद, आपकी मातृभाषा में। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्किल में, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग स्किल। अगर आप ये सोचते हो कि मैं कोई मीटिंग्स सेमिनार्स वगैरह नहीं करूंगा, बीओपीज नहीं करूंगा, आरटीपीज नहीं करूंगा, लेकिन मैं ब्रांड एम्बेसडर बनूंगा एसएचपीएल का, ये अगेन इज अ विश लिस्ट, ये होगा नहीं। यू हैव टू बी अ इवेंट बिल्डर, आपको इवेंट बिल्डिंग करना है। तो आपको एज अ एंटरप्रेन्योर यू नीड टू हैव अ बिजनेस लीडर का माइंडसेट। तो क्या करना है आपको? छोटी छोटी चीजें करनी है। व्हाट्सएप में आप ग्रुप्स बना सकते हो, लेकिन ग्रुप्स के बेहतर है कि आप ब्रॉडकास्ट के ग्रुप्स बना सकते हो, क्योंकि वहां पे आपको एक दूसरे का नंबर्स नहीं मिलेंगे। और उसके बाद में अभी नया कम्युनिटीज आए हैं, तो आप कम्युनिटीज बना सकते हो। तो यू कैन डू ऑल दिस। और यू कैन डू योर ओन वेबसाइट अगर आप चाहते हो। अगर वेबसाइट नहीं है, वेबसाइट है तो आप ऑटो रिस्पॉन्डर लगा सकते हो, मास मेलिंग कर सकते हो। अगर वेबसाइट नहीं है तो आप कम से कम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो, जूम, गूगल मीट में, जो आप बहुत सारे लोग कर रहे हैं। जूम ज्यादा यूज कर रहे हैं, गूगल मीट को कम यूज कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग फ्रेटर्निटी। उसके बाद में आपको करना है फिजिकल मीटिंग्स, बीओपी करना है, मेगा बीओपी करना है जब आपका टीम बड़ा होगा। न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन, एनडीओस करना है, विनर्स वर्कशॉप्स करने हैं, रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम, आरटीपीस करना है, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करने हैं। ये सभी करने के लिए आपके पास ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स होने जरूरी है। आप ये सोचोगे कि कंपनी का प्रोग्राम जब होगा मैं लोगों को लेके जाऊंगा, तो दैट मीन्स यू आर पोस्टपोनिंग योर सक्सेस। ये आपको खुद करना चाहिए। और आई नो कि एसएचपीएल में बहुत सारे ऐसे टीम लीडर्स हैं, उनको ये सब फटाफट फटाफट आ जाता है। आई कैन नेम लाइक चैंप एसोसिएट्स है,
विल टू विन की टीम है, देवाशीष स्वेन है, द सक्सेस स्कूल है, मिस्टर एम एन शरीफ है, राकेश झा है, सब मतलब मैं रैंडमली बोल रहा हूँ, सबका नाम नहीं बोल रहा, सहायता ग्रुप है, संकल्प है, टीम संकल्प, तो ये सभी टीम्स बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज होकर अपना काम कर रहे हैं। सो दिस इज योर ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स, और ये आपको ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स को और बढ़ाना चाहिए। यू हैव टू बी एन इवेंट बिल्डर, और आपके पास एक चेक लिस्ट होनी चाहिए। मैं क्विकली जाऊंगा, अंडरस्टैंड कि कब कौन सा प्रोग्राम करना चाहिए। आपका टीम 50 का भी नहीं बना, आप बोलेंगे मैं एलडीपी कर दूंगा अभी, दैट्स अ रॉन्ग प्रोग्राम। तो आपको पहले बीओपी करने चाहिए। बीओपी करते 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 आपको पता चल जाएगा, जैसे आपको अभी भूख लग रही है तो आपको पता चल रहा है कि अभी टाइम हो गया डिनर का, ठीक है, तो आपको भी पता चल जाएगा आपके टीम में कि अभी कौन सा प्रोग्राम सही है, बीओपी सही है कि यार नए नए बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और वहां पे इतने प्रोस्पेक्ट आएंगे, तो एक काम करते हैं, मेगा बीओपी कर लेते हैं, 200 300 400 लोग आएंगे। और जब कंपनी को लगा, कंपनी ने लास्ट वीक उड़ीसा में भुवनेश्वर में आईएसओ लगा दिया। आईएसओ इज इंट्रोडक्शन टू सर्विस अपॉर्चुनिटी, 700 पीपल, क्योंकि मैनेजमेंट को लगा कि नहीं, अभी भुवनेश्वर में 4-5 जैसे टीम्स हैं, इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, तो स्टेट लेवल में काम किया, तो आपको पता चलेगा। तो कब पता चलेगा, या किस तरीके से आपको क्या प्रोग्राम कब करना है, ये अगर आप नहीं सीखोगे, यू विल नॉट बिकम ए गुड लीडर। आपके पास वो स्किल्स नहीं है, आयोजन के स्किल, आयोजन का कौशल, संगठन करना, संगठन, नेटवर्क। सो इसके लिए इवेंट मैनेजमेंट में पहले देखिए कि अगर इवेंट करना है, पहले क्या आप सोचोगे कि भाई लोकेशन कौन सा है, मतलब कौन सा सिटी में करना है, कौन सा वेन्यू करना है, उसमें सीटिंग कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, एक्सपेंसेस कितने आएंगे। अगर आपके बजट के बाहर है तो आप बोल नहीं सकते यार यहाँ पे नहीं कर सकते, यू कांट से कि यार मैं जो मुकेश अंबानी का भी जो बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एक ऑडिटोरियम खुला है तो मैं वहां कर लूंगा, तो वो आपके बजट के बाहर है। तो डू दैट एक्सरसाइज। उसके बाद में डेट एंड डे, वीकडे करना है, वीकेंड में करना है, या पब्लिक हॉलीडे में करना है। लोग आएंगे अगस्त 15 को करेंगे, तो ये आपको एनालिसिस करना है। तो ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स के लिए आपका चेकलिस्ट है। उसके बाद में टाइम जोन, टाइम का भी होना चाहिए, मॉर्निंग सेशन होना चाहिए 10 to 2, या दोपहर का 3 to 2 to 6, या जो स्लॉट है, या इवनिंग को शाम को 6-7 बजे स्टार्ट करके 8-9 बजे खत्म कर देंगे। व्हाट शुड बी द ड्यूरेशन, 2 घंटे का प्रोग्राम करना है, 4 घंटे का करना है, 6 घंटे का करना है, फुल डे करना है। फुल डे करना है तो वहां पे खाने पीने का, ब्रेकफास्ट लंच का मामला आ जाता है। 1 नाइट 2 डेज करना है, 2 नाइट 3 डेज करना है। तो अगर आप लीडर बनते हो तो आपको ये ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा, ओनली देन यू विल सक्सीड। तो आपने अभी देखा रहेगा मेरे टीम में ये कर रहा है, तो देन यू नीड टू नाउ स्टार्ट डूइंग इट इन योर टीम, अपने छोटे टीम में, छोटे छोटे आईएसओ लगाओ, ये सब आपको करना पड़ेगा। देन एक्सपेंसेस मैनेजमेंट, कई बार तकरार होते हैं टीम के साथ, सब जब भी प्रोग्राम करते बोलते हैं हम सब हैं, आप ले लो कंट्रीब्यूशन ले लो। जब प्रोग्राम होता है तो बाद में उधर ये बढ़ा देना, वो सर्विस प्रोवाइडर को पेमेंट देना, तो काफी तकलीफें होती है। तो एक्सपेंसेस मैनेजमेंट के लिए एंट्री फी लगाना है या लीडर कंट्रीब्यूशन करना है, पहले से तय करो। उसके बाद में देन ऑल्सो लुक एट सम फैसिलिटीज एट दी वेन्यू। कई बार लोग आते नहीं है क्योंकि पार्किंग नहीं है, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, लोगों को मतलब एसी हॉल बोलते हैं, बाद में एसी नहीं चलता है, या एसी हॉल है लेकिन अब मतलब वो सही तरीके से चल नहीं रहे। स्टेज है या नहीं है, आपको डालना है स्टेज, मतलब बनानी है। ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी है, क्योंकि 2-4 घंटे बैठेंगे तो लोगों को प्यास लगेगी। टॉयलेट फैसिलिटी से ये सब देखिए। देन प्रोग्राम शेड्यूल, क्या प्रोग्राम शेड्यूल में क्या रहेगा, हु आर द स्पीकर्स। साउंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार बहुत अच्छे स्पीकर्स रहते हैं लेकिन साउंड काम नहीं करता है। you can have a DJ just to create some excitement, and trophies, माला, bouquets, ये सब चीजें लॉजिस्टिक्स है वो आपको देखने पड़ेंगे। एंड यू नीड टू ऑल्सो हैव अ प्रोग्राम मैनेजर, या प्रोग्राम का इंचार्ज ये व्यक्ति है, हाँ, प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर ये 3-4-5 लोग हैं। ट्रेजरर बना दीजिए, खजांची बना दीजिए, जिनको बोल दीजिए पूरा खर्चा आप देख लीजिए, मतलब उनके पॉकेट से नहीं, आप जो भी एक्सपेंसेस वगैरह है उसका हिसाब किताब आप रख लीजिए, एंड देन विल डू अ कंट्रीब्यूशन, सो दैट ट्रांसपेरेंट तरीके से आप इवेंट कर सकते हो। सो दिस इज ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स। अगर ये स्किल्स नहीं है, आगे के स्किल्स कोई काम के नहीं। और ये ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स के लिए आपको एक एनालिटिक भी बनना पड़ेगा, राइटिंग स्किल्स भी करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन भी करना पड़ेगा, देन यू नीड टू बी अ गुड ऑर्गेनाइजर। एग्री? अगर एग्री है तो ये लिखिए, अगर नहीं है, okay, I'll try to do the complete program, Sanjay. Okay, so agree. Okay, all right, so next skill that you require is your decision making. Sorry, यहाँ पे मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज लिखा है और वही मैंने बताया तो दिया, नो इवेंट्स। अगर आप इवेंट्स करने के लिए रेडी नहीं है, मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं उनका बीवी 2.5 लाख के ऊपर जा ही नहीं रहा है, और वो उसका वन ऑफ द रीजन इज दैट इवेंट्स कर ही नहीं रहे। अभी भी रिटेल वन ऑन वन 2-2.5 साल से मैं देख रहा हूँ, 1-on-1 कर रहे हैं अभी भी 2.5 साल के बाद में। दैट मीन्स आप अभी वो 1-on-1 के आगे ग्रुप मीटिंग्स,
बीओपी वहां पे गए नहीं हो, क्यों? डर है, पैसे नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता हूँ, मैंने पहले किया नहीं है, ऑल दैट। तो इसको सबको आपको सीखना पड़ेगा। दैट इज व्हाई आई सेड कि जब हम लोग एडल्ट होते हैं, एकेडमिक सॉफ्ट स्किल सीखते हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स अब बोलते हैं ना, हमको जरूरत नहीं है, ये जो सीखा है उसमें से हम लोग एंटरप्रेन्योर चलाएंगे। ऐसा नहीं होगा, बिकॉज दिस इज अ बिजनेस। आपको क्या लगता है कि जो जितने सक्सेसफुल लोग हैं वो क्या सीखते नहीं है? 18-18 घंटे बैठ के काम करते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं और मेहनत करते हैं। तो इसके लिए अगर नो इवेंट्स, इफ यू आर नॉट वांटिंग टू and if you're not capable of organizing events, you will have a very very mediocre success and you'll struggle। और आप कंप्लेन करते रहोगे, सर कन्वर्शन नहीं हो रहा है, नहीं, दैट इज नॉट द रीजन। आपके ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स इतने खतरनाक, मतलब इतने खराब हैं कि आपको पता ही नहीं है कि भाई किस तरीके से मुझे आगे बढ़ना है। एंड इट हैज टू हैपन विद द मोमेंटम। मोमेंटम अगर टूट जाएगा तो उसके बाद में इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट। सो नेक्स्ट स्किल्स इज डिसीजन मेकिंग स्किल्स। डिसीजन मेकिंग, थोड़ा मैं फास्ट जाऊंगा। निर्णय लेने का कौशल। कंपनी बोलती है कि यहाँ पे आप प्रोग्राम कर लीजिए, लोग बोलते हैं ठीक है सर, बात करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, करेंगे, फिर एक हफ्ते के बाद में रिमाइंडर। तो पीपल आर नॉट एबल टू टेक डिसीजन। सो मेकिंग गुड डिसीजन इज अ क्रूशियल स्किल एट एवरी लेवल। वन ऑन वन प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ग्रुप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, बीओपीस कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, यू हैव टू हैव दी स्किल्स। तो क्या समरी है? मेनी अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स है। डिसीजन कैसे करते हैं? बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास कि ये करना है, वो करना है। तो आपको ये करना पड़ेगा कि एबिलिटी टू मेक द राइट चॉइस। हाँ, यह भी प्रोग्राम करना है या नहीं करना है, या इस तरीके से करना है। यू हैव टू मेक दिस एंड देन डू सो विद इन अ टाइम फ्रेम। सो दैट इज द स्किल ऑफ टेकिंग राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। आप बोलोगे कि ठीक है मुझे बीओपी करना है, लेकिन अभी है ना अगस्त है, तो हम लोग दिसंबर में करेंगे बीओपी। तब तक मतलब आपके टीम मेंबर सब मर जाएंगे, देयर इज नो मोमेंटम। तो आप क्यों, आप डिसीजन मेकिंग का स्किल नहीं, यू आर नॉट डूइंग इट ऑन टाइम। सो यू हैव टू डू इट ऑन टाइम। तो इसके लिए यहाँ पे 7 स्टेप्स है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। फर्स्ट, डिफाइन द प्रॉब्लम फॉर अपॉर्चुनिटी। प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी, क्या प्रॉब्लम है या अपॉर्चुनिटी क्या है, क्या इवेंट कर रहा है। गैदर इन्फॉर्मेशन एंड ऑप्शंस, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, स्वॉट एनालिसिस कर लीजिए। एनालाइज द इन्फॉर्मेशन एंड ऑप्शंस, क्या क्या ऑप्शंस है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। या आपको ऐसा लग रहा है कि आपका एक दोस्त बुला रहा है कि यार आप कश्मीर आ जाओ, तो यहाँ पे बहुत सा बड़ा मेरा टीम है, तो आपको अभी जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। डू टेक अ डिसीजन। आप ये सभी इंफॉर्मेशन क्रिएट करो। सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑप्शन, आप देखो जूम मीटिंग करेंगे तो उसमें अगर 10-15 लोग जुड़ जाते हैं, हो सकता है कि मैं बाद में आ जाऊं। सो ऑल दैट डिसीजन मेकिंग हैज टू बी क्विक। अगर क्विक नहीं है तो देन प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन, देन इम्प्लीमेंट द प्लान, एंड उसके बाद में इवेल्युएट द रिजल्ट्स कि व्हाट वर्क एंड व्हाट डिड नॉट वर्क। नेक्स्ट स्किल इज पब्लिक स्पीकिंग स्किल। सार्वजनिक संवाद करने का कौशल या आर्ट। ओके, सार्वजनिक के लिए स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ लार्ज लाइव ऑडियंस। वो दो तरीके से हो सकता है, फिजिकल मीटिंग्स मतलब बिजनेस सेमिनार्स, या ट्रेनिंग इवेंट्स जो ऑलरेडी आईबीओस बने हुए हैं, और डिजिटल मीटिंग्स, बोथ सेमिनार्स एंड ट्रेनिंग इवेंट्स यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल जूम वेबिनार अभी मैं जो कर रहा हूँ, इट्स अ ट्रेनिंग इवेंट दैट आई एम डूइंग इन फ्रंट ऑफ लाइव लार्ज ऑडियंस। मैं बोल सकता हूँ कि देयर आर लाइक 400 प्लस पीपल। सो यहाँ पे क्या करना है कि आपको कैसे सीखना है। कई सारे लोगों को ऐसा है, मैं जिस कंपनी में पहले एक बार एज ए सीईओ काम कर रहा था, वहां के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, वो बोलते थे कि स्टैन, आप वन ऑन वन इतने लीडर को मेरे कैबिन में बिठा दो, मैं उनको मतलब क्लोज कर डालूंगा, लेकिन तुम ये भाषण भाषण मुझे बताओ कि भाई इवेंट में बोलो आज एमडी, अभी नेक्स्ट एमडी का स्पीच है। वो बोलते थे यार मैं मतलब मुझे पूरा ब्लैकआउट हो जाता है, मुझे खत्म। तो मैंने बोला मैं स्पीच लिख के दे दूंगा, आपको पढ़ना है। तो पढ़ने के टाइम पे उसको दिखता ही नहीं था। क्यों? फियर ऑफ पब्लिक। पब्लिक स्पीकिंग एक स्किल है, एक आर्ट है। ये कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं? फर्स्ट, स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस। जब भी आप कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम सुनते हैं तो एक आध हाथ ऊपर कर लीजिए, बोलिए सर मुझे एक डाउट है, क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन का मतलब नहीं, लेकिन आपको चेक करना है कि क्या मैं पब्लिक में एक सवाल पूछ सकता हूं या नहीं। तो उसमें से थोड़ी सी हिम्मत आप जुटा सकते हैं इफ यू आर पब्लिक स्पीकिंग के फियर आपको है। उसके बाद में आप एंकर बन लीजिए, होस्ट बन लीजिए, किसी को इंट्रोड्यूस कर लीजिए, और उसके लिए भी ट्रेनिंग मिल सकता है। उसके बाद में टेस्टिमनी शेयरिंग कर लीजिए, आपकी बिजनेस सक्सेस, प्रोडक्ट की सक्सेस शेयर कर लीजिए। और वहां पे कुछ गलती भी हो जाएगा तो लोग मानते नहीं, क्योंकि इट्स नॉट अ ट्रेनिंग सेशन। तो यहाँ पे प्रैक्टिस करते 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 आपको जब कॉन्फिडेंस आ गया, आई कॉन्टैक्ट आ गया, बॉडी लैंग्वेज आ गया, तो देन यू बिकम अ पब्लिक स्पीकर। क्योंकि आपको बड़े टीम्स, कंपनी के नहीं आपके, एड्रेस करने हैं, तो इसके लिए आपको पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की जरूरत है। जब पब्लिक स्पीकिंग आप करते हैं, वन ऑफ द थिंग्स दैट यू नीड टू डू इज योर ड्रेस कोड। आपका ड्रेस कोड, फॉर्मल बिजनेस ड्रेस आप पहने, वो नीट एंड क्लीन होना जरूरी है, नॉट वेरी एक्सपेंसिव। आप देखिए मुकेश अंबानी हो, वॉरेन बुफे हो, आप देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर फाउंड इन ब्लैक सूट, ब्लैक ट्राउजर
और पैंट, और वो मतलब ऐसा कलरफुल एकदम अतरंगी तरीके के सूट नहीं पहनते हैं कि भाई कभी पोपट दिखते हैं कि ग्रीन किया, कभी ब्लू किया, कभी पिंक कलर का किया। वो ठीक है, कभी कोई एनिवर्सरी है, जश्न मनाना है, इट्स ओके। बट फॉर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, नेचर ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए या तो सिंपल टी शर्ट्स बहुत आपको दिए हुए हैं फ्री में, आपने खरीद लिए हैं, तो प्लीज यूज दैट SHPL के टी शर्ट्स। ब्लैक ट्राउजर, व्हाइट शर्ट, ब्लैक सूट एंड SHPL के टाइप पहनिए। ब्लैक शूज एंड ब्लैक बेल्ट एंड हैंड कर्चीफ ऑल्सो। समटाइम्स पसीना आ जाता है बात करते करते आपको पहुंचने के लिए, नहीं तो लोगों ने हमने देखा है कि लोग क्या क्या करते हैं। उसके बाद में बॉडी लैंग्वेज एंड आपकी डिलीवरी। ये तो आई एम नॉट गेटिंग इनटू डिटेल्स की पब्लिक स्पीकिंग कैसे करना है, बट क्विकली आपका पोस्चर इंपॉर्टेंट है, पर्सनल ग्रूमिंग, आपने शेव वगैरह किया है, या विमेन है तो हेयर स्टाइल वगैरह प्रॉपर किया है, आपका कंटेंट क्या है, ड्यूरेशन कितना टाइम है, ऑडियो विजुअल टूल्स क्या है, आपके हैंड मूवमेंट्स किस तरीके से जाते हैं, स्टेज को किस तरीके से यूज करना है। कई सारे लोगों को मैंने देखा वो स्टेज में पूरा जॉगिंग करते हैं, लेफ्ट राइट, ऐसा टेनिस मैच देखना पड़ता है, क्योंकि भागते रहते हो। तो इतना भागने की भी जरूरत नहीं, आराम से आई कांटेक्ट बना के सबको एंगल से देखिएगा। बिगिन विद स्टोरी, एग्जाम्पल्स दे दीजिएगा, एंगेजमेंट लोगों के साथ करिएगा। एंगेजमेंट मतलब ऐसा मैरिज वाला एंगेजमेंट नहीं, एंगेज विद पीपल, एंगेज, उनको बांध के रखिएगा, एंड यू कैन डू अ क्लोजिंग विद अ गुड स्टोरी। सो वॉइस मॉड्यूलेशन भी जरूरत है, टोनैलिटी भी आपकी सही होनी चाहिए। पॉज, पॉज के लिए माहिर बेस्ट एग्जाम्पल इज अटल बिहारी वाजपेयी, लेट प्राइम मिनिस्टर। तो उनका पॉज जो था वो गोल्डन मैजिकल था, तो वो पॉज के दीवाने थे लोग। एंड एट द सेम टाइम इफ यू सी डॉक्टर विवेक बिंद्रा, ही स्पीक्स वेरी फास्ट। वो अगर अटल बिहारी वाजपेयी की स्पीड में बात करेंगे तो मजा नहीं आएगा। तो हर एक की अपनी स्टाइल है, वो यूनिक स्टाइल को आप अपनाइए, एंड देन आप इसको इसको यूज कर लीजिएगा। ओके, सो पीपल हु आर स्टिल स्टेइंग बैक, तो आपको ये यूजफुल है ऐसा मैं मानता हूं। तो इसके लिए गो ऑन, आई नीड टू कवर अनदर 3 स्किल्स। ठीक है, सो मेरी स्किल अभी बढ़ानी पड़ेगी टू कवर इट ऑन टाइम। सो फर्स्ट टाइम, कई बार अभी मैंने ब्लू इंक में वहां पे लिखा है, उसको देखिए। कई सारे लोग जो पहली बार जाते हैं स्टेज में, वहां पे जाके अनाउंसमेंट करते हैं, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो अभी मेरे पैर कांप रहे हैं, शिवरिंग शिवरिंग हो रहा है, मेरे पैर कांप रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं। वो सब पूरा जाके डॉक्टर को जैसे सिम्टम्स बताते हैं, पूरा सिम्टम्स बताते हैं, मुझे पता नहीं पसीना आ रहा है, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पसीना आ रहा है, मुझे पूरा ब्लैकआउट हो रहा है। ये सब बताने की जरूरत नहीं है। यू आर ए पब्लिक स्पीकर, आप कितने कॉन्फिडेंट है नहीं कॉन्फिडेंट है पता चल जाता है। सो यू जस्ट कम बैक एंड आपको जब भी लगता है कि यू आर नॉट एबल टू स्पीक, मैंने एक प्रोग्राम किया था, तो वहां पे हम लोगों ने टेक्निकल स्पीकर बुलाया था, तो उनका सेशन था पूरा 1 घंटे का, तो उन्होंने 20 मिनट के बाद में वो पूरा ब्लैकआउट हो गई। तो हम लोगों ने उनको बोल दिया नो प्रॉब्लम, वी विल मैनेज इट। तो उनको हम लोगों ने एनकरेज किया और हम लोगों ने रिप्लेसमेंट कर दिया फटाफट। तो अगर उनको बोले नहीं नहीं आपका शेड्यूल है 1 घंटा, अभी कैसे भी करके आप टाइम पास करो, कुछ भी बता दो, वो मतलब वो रोने लगी थी ऑलमोस्ट। तो इसके लिए कई बार लोगों को एक्सपीरियंस नहीं होता है। लेकिन अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप क्राउन ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहते हो SHPL में, यू हैव टू डू पब्लिक स्पीकिंग। तो इसके लिए प्रैक्टिस करो, कोर्सेज हैं, सवाल पूछो, एंकर बनो, जूम में ट्रेनिंग करो। सो इसके लिए ये सभी आपको करना पड़ेगा। देन प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? टाइप प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार प्रैक्टिस करो, बिकॉज रिपीटेशन इज द मदर ऑफ ऑल स्किल, टोनी रॉबिन्सन ने बोला है। तो इसके लिए प्लीज टाइप प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, कोई भी स्पेलिंग हो, नो प्रॉब्लम, जस्ट टाइप प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप 20 साल से ट्रेनिंग कर रहे हो, स्टिल प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बिकॉज आपको इसमें से नए स्किल्स मिलेंगे, एंड आपको नई नई टेक्निक्स मिलेंगे। सो विदाउट ट्रेन्ड वर्कफोर्स योर सक्सेस विल बी स्लो। अब आपको पता चल रहा है, मैंने सवाल पूछा था कि मेरे टीम में कोई प्रेजेंटर नहीं है, कोई स्पीकर नहीं है, क्यों? आपने कभी उसको ट्रेनिंग दिया ही नहीं, आपने क्रिएट किया ही नहीं, क्योंकि खुद आप पब्लिक स्पीकर नहीं है तो लोग आपको देखेंगे नहीं। तो वो वेट करेंगे कि शालू सर कब आएंगे, बॉबी सर कब आएंगे, संजीव सर कब आएंगे, उमेश सर कब आएंगे। तो उमेश सर आएंगे तब जाके हम लोग बिजनेस करेंगे, तो नहीं नहीं, नहीं तो नहीं करेंगे। तो पूरा उत्तर प्रदेश बिहार में इतना बिजनेस कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा, अपने कौशल्य को डेवलप करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट, जिसमें अभी मैं बहुत सीरियसली फेल हो रहा हूँ, बिकॉज कंटेंट थोड़ा ज्यादा है, and I wanted to complete this. So punctuality is very important. Being before or on time for any task. हम लोग अभी I think I'll take another 5 minutes. So punctuality brings discipline. हो सकता है कि आपने 9:15 को किसी को और कुछ कमिटमेंट दिया है कि भाई मुझे 9:15 को फोन करो, 9 o'clock जूम मीटिंग खत्म हो जाएगा तो मैं बात करूंगा, उनका मिस कॉल आया रहेगा, लेकिन आप मुझे यहाँ पे सुन रहे हैं। सो दैट्स एरर फ्रॉम माय साइड, क्योंकि इसमें कंटेंट ज्यादा है और 1 hour इज नॉट इनफ, मे बी ये पूरा आधा दिन का सेशन है।
सो पंक्चुअलिटी में डिसिप्लिन होगा, और जहां पे डिसिप्लिन है वहां पे अचीवमेंट है, वहां पे सक्सेस है। तो मनी लॉस्ट कैन बी अर्नड, टाइम लॉस्ट इज परमानेंट, वो मिलता नहीं है। तो इसके लिए आपको टाइम की कदर करनी पड़ेगी, एंड आपको टाइम का ख्याल रखना पड़ेगा। तो कहाँ कर सकते हैं? डिजिटल जूम मीट, एंड दिस इज एग्जैक्टली, ये मैं वायलेट कर रहा हूँ अभी, मैं बता रहा हूँ। स्टार्ट एंड एंड ऑन टाइम, सो वी स्टार्टेड एट 8:10, so we are almost 1 hour 20 minutes right now. So इसके लिए so okay संजय, I'll continue. मैं छोड़ूंगा नहीं, 10 आदमी भी रहेंगे तो मैं कंटिन्यू करूंगा, डोंट वरी। सो फिजिकल मीटिंग अगर जब आपके होते हैं तो आपको क्लियरली लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई रिपोर्टिंग टाइम क्या है, रजिस्ट्रेशन टाइम क्या है, तो लोग आने लगेंगे। तो दे आर नॉट, एंड उसको आपको बाद में बताना पड़ेगा कि इवेंट का स्टार्ट टाइम क्या है, अगर बीच में ब्रेक है तो ब्रेक का टाइम क्या है, ओके, और उसके बाद में एंड टाइम क्या है, लोगों को अंदाजा देंगे, सो दैट दे कैन मेक देयर अदर प्रोग्राम्स, ट्रैवल अरेंज कर सकते हैं। वो दूर से भी लोग आते हैं, तो ये फिजिकल मीट्स में आपको पंक्चुअलिटी करना पड़ेगा। और ये कल्चर अपने टीम में लेके आने के लिए टीम लीडर को और सभी लोगों को आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सेट डेडलाइंस इन योर टीम। पंक्चुअलिटी मतलब एक टाइम लिमिट भी रखना है अलग अलग कार्यक्रम के लिए, अलग अलग एक्टिविटीज के लिए। प्रेजेंटेशन एंड फॉलो अप, आपने किसी को प्रेजेंटेशन दे दिया, कितने टाइम के अंदर फॉलो अप करना है, ये सिस्टम का पार्ट है, इसको आप देख लीजिएगा। ऑनलाइन साइन अप एंड प्रोडक्ट ऑर्डर, ये इतने टाइम के अंदर उनसे साइन अप करवा के उनका एक्टिवेशन करके प्रोडक्ट ऑर्डर करवाने का भी एक कल्चर पंक्चुअलिटी में मैं जोड़ देता हूँ। क्वालिफिकेशन मतलब आपको टीम ए, टीम बी, आपके टीम मेंबर्स बनाने पड़ेंगे, और फर्स्ट वीकली कमीशन लोगों को दिलवाने के लिए एक टाइम फ्रेम डाल दीजिएगा। मेरे टीम में जितने भी लोग जुड़ जाते हैं वो आर कस्टमर्स, एंड वो ये इच्छा जाहिर करते हैं कि हाँ मुझे आईबीओ भी बनना है, मुझे बिजनेस भी करना है, आपने एक कमिटमेंट दे देना चाहिए कि विद इन द फर्स्ट 1 वीक या 2 वीक्स के अंदर आपका फर्स्ट कमीशन आने जैसे हम लोग सिस्टम के साथ काम करेंगे, बिकॉज दैट्स अवर टाइम पंक्चुअलिटी का, पंक्चुअलिटी नहीं, टाइम मैनेजमेंट, टाइम फ्रेम सेट करने का एक कल्चर है। बिकॉज यू डू इट, अगर आप पोस्टपोन करते करते जाएंगे तो नहीं होगा। सो फर्स्ट एसएचपीएल रैंक जो डायमंड है, तो एसएचपीएल ने ऑलरेडी कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले मंथ में ही क्राउन एम्बेसडर, डबल, ट्रिपल ऑलरेडी पहले महीने में अचीव किया है। तो दैट मीन्स इट्स पॉसिबल। तो इसके लिए आपको अपने टीम मेंबर्स के साथ एक टाइम फ्रेम के साथ काम करना पड़ेगा। इससे पंक्चुअलिटी से कोई मतलब नहीं है, बट देन आई एम जस्ट पुटिंग अ टाइम वैल्यू ऑन द टाइम। कंसिस्टेंसी ऑफर, उसके लिए तो टाइम क्लियर है कि 1st to 14th के अंदर अंदर आपको करना है। सो दैट टाइम जोन, टाइम फ्रेम इज इंपॉर्टेंट। कोई आदमी सो गया था, कोई ट्रैवल कर रहा था, उसने कंसिस्टेंसी नहीं किया तो उसको मिस हो जाएगा। तो यू हैव टू क्रिएट अ सिस्टम, अलर्ट कर लीजिए, रिमाइंडर कर लीजिए। मंथली प्रमोशनल ऑफर्स, अभी कोई ऑफर है जो 21st को खत्म हो रहा है, कोई एक ऑफर है जो मंथ एंड तक भी है, जो 2 ऑफर्स है। एंड देन द हाईएस्ट रैंक अचीवमेंट, उसके लिए भी एक टाइम फ्रेम डाल दीजिएगा। दिस इज अ स्किल दैट यू नीड टू डेवलप इन योर टीम। टाइम मैनेजमेंट, टाइम की कदर, टाइम की वैल्यू। ऐसा नहीं कि भाई प्रोग्राम स्टार्ट होना है 10 बजे और प्रोग्राम स्टार्ट होता है 12:30 बजे, और लोग बाद में उधर हॉल खत्म का टाइम खत्म हो जाता है, जो स्पीकर्स बात नहीं कर पाते हैं, तो दैट मीन्स यू आर नॉट एबल टू कीप योर टाइम, टाइम कीपिंग। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, द 8th स्किल। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मतलब हिंदी का बारिश शब्द मैंने उसमें देखा, आपत्ति प्रबंधन कौशल, मतलब वो आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग समझ में आ जाता है क्या, उसको हम लोग कर सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सेल्स में आ जाता है, या टाइम ब्लॉकिंग करना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ज्यादा करके सेल्स में आता है, बिकॉज कस्टमर्स के ऑब्जेक्शन होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन अपने टीम में होता है, कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जीनियोलॉजी को लेके, एक्सपेंसेस को लेके, प्रमोशंस को लेके, और बहुत सारी चीजें। तो क्या करना है, जब देखिए व्हाट इज एन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, इट्स हाउ एसएचपीएल आईबीओ लीडर एड्रेसेस अ प्रोस्पेक्ट्स कंसर्न्स। ये उनके उल्टे सुल्टे सवाल नहीं है, इट्स ए कंसर्न, उनकी थोड़ी कंसर्न है, वो क्वेश्चंस हैं या क्वेरी है, कोई डाउट्स हैं। सो व्हाइल परचेजिंग एनी एसएचपीएल प्रोडक्ट और अबाउट द ऑप्शनल बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जब भी आप प्रेजेंटेशन देते हैं, लेकिन अपने टीम में भी लोगों मतलब प्रोस्पेक्ट्स क्या सवाल पूछ सकते हैं, अगर अगर पूछेंगे तो आप क्या करेंगे, लिसन टू द कंसर्न वेरी केयरफुली, पहले आप सुनिए। ओके, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में सबसे बड़ा स्किल है लिसनिंग स्किल, जिसको मैंने अलग स्किल में यहाँ पे मतलब लिस्ट नहीं किया है, बट दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल। सो लिसन टू द कंसर्न केयरफुली। अगर आप बिना सुन के सवाल आप जवाब देने लगेंगे तो यू लुक मतलब थोड़ा, यू लुक एन इडियट, मतलब आप थोड़ा बेवकूफ लगोगे कि यार आपको सवाल ही पता नहीं है तो क्या जवाब दे रहे हो। तो यू आर एक्चुअली स्पीकिंग व्हाट यू वांट टू स्पीक। तो इसके लिए पहले आपको सुनना है, क्विकली समराइज द क्वेरी एंड कंफर्म।
तो उन्होंने सवाल पूछने के बाद में, अच्छा आप ये पूछ रहे हो कि भाई ये क्या है, तो मतलब आपने सही क्वेश्चन को समझा है, उसकी क्वेरी को समझा नहीं है करके आप समरी बना के उसको रिकन्फर्म करवा लीजिएगा। जब उन्होंने बोला हाँ यही मैं पूछ रहा हूँ, देन डोंट पैनिक, उन्होंने कुछ भी सवाल पूछेगा, डोंट पर्सनलाइज, वो आपको नहीं पूछ रहा है, डू नॉट इनवैलिडेट, उनको बोले क्या आप मतलब ऐसे सवाल पूछ रहे हो, डोंट डू इट, ओके एवरी क्वेश्चन इज वैलिड, तो इसको इनवैलिडेट मत करो, प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, सो दैट्स हाउ यू कैन डू एन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन फ्रॉम टीम मेंबर्स भी आ सकते हैं, हमारे टीम में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं 50 लोग, 100 लोग, 200 लोगों का ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, और वहां पे कुछ तो तकरार हो रहा है, कुछ ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, फूड ठीक नहीं है, स्टेज ठीक नहीं है, शेड्यूल ठीक नहीं है, व्हाटएवर, या सर्विस प्रोवाइडर्स जो आपको डीजे साउंड ये वगैरह किए तो उनके साथ आपके तकरार हो जाते हैं, तो यू डोंट वांट टू मेक शो ऑफ देयर कि भाई वहां पे सीन क्रिएट नहीं करना, तो व्हाट डू यू डू, बी पेशेंट, बी डिलाइटफुल, लिसन वेरी प्रोफाउंडली, बहुत अच्छी तरीके से सुनिए, देन थैंक फॉर रेजिंग दैट कंसर्न एंड आस्किंग दैट क्वेश्चन, कि धन्यवाद आपने ये मेरे सामने लेके आए, देन प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन विद करेक्ट इन्फॉर्मेशन। अगर आपके पास वो सोल्यूशन नहीं है तो स्टैंड करेक्टेड, हो सकता है हमारी गलती भी हो उसमें, स्टैंड करेक्टेड, अगर जरूरत पड़े सॉरी भी बोल सकते हैं, अपोलोजाइज भी कर सकते हैं, इसमें कोई आदमी छोटा नहीं होता है, बट एक्सेप्टिंग, तो ये सब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, नहीं तो क्या वो छोटे छोटे इश्यूज और बढ़ सकते हैं, सो दिस इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, दिस स्किल आपको डेवलप करना पड़ेगा। कई सारे लोगों ने, मैंने सवाल पूछा था कि लोग जुड़ते हैं बाद में क्विट करते हैं इसके लिए क्योंकि उनके सवालों के जवाब नहीं आते, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं होता है, दे डोंट रियली हैव एन आंसर, क्योंकि प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेते नहीं है, बिजनेस प्लान बराबर समझ में नहीं आता, तो ऑल दैट यू नीड टू डू विद योर एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, जो मैंने कहा, तो दीज आर द 6 स्टेप्स टू ओवरकम सेल्स ऑब्जेक्शन, तो मैं स्किप करूंगा। देन कम्स द लास्ट एंड द मदर ऑफ ऑल स्किल्स इज लीडरशिप। अगर आप लीडर हैं, बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है, देन यू हैव टू बी अ लीडर। सो हु इज अ लीडर? लीडर इज समबडी हु इज अ विजनरी पर्सन, दे आर ड्रीम बिल्डर्स, वो अपने टीम के लोगों को बड़ा पिक्चर दिखाते हैं, व्हाट इज पॉसिबल वो बताते हैं, एंड दे गिव होप, दे गिव डायरेक्शन, एंड दे क्रिएट बिलीफ, लोगों में एक बिलीफ क्रिएट कर देते। ओके, सो इसके लिए आपको डुप्लीकेशन को समझना पड़ेगा थोड़ा सा। डुप्लीकेशन एक डबल एज्ड सोर्ड है, डबल इंजन नहीं है, डबल एज स्वॉर्ड है, दो धार की तलवार है। वो क्यों है? कि योर टीम डज एग्जैक्टली व्हाट यू डू, आप जो करते हैं आपका टीम वही करता है, आप जो बोलते हैं आपका टीम करता नहीं है, तो इसके लिए यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। Okay, Sanjay, I'll come back. Okay, so or I'll send you that PPT. So lead from the front. आपको एक रोल मॉडल बनना पड़ेगा, आपको एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, जो आप अपने टीम के लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई ऐसा उनको करना चाहिए, पहले आपको करना पड़ेगा। आनंद महिंद्रा, जब उनके फैक्ट्री है महिंद्रा महिंद्रा की, उन्होंने उसमें एज ए मैकेनिक काम किया है, तब उनको ऑलमोस्ट सब काम पता है। अभी उनको कोई मैकेनिक उनको कहानी नहीं बता सकते, नहीं ऐसा नहीं वैसा, वो बोलते नहीं मुझे पता है, तो यू हैव टू एक्सपीरियंस दैट, तो आपने जो किया हुआ है वो आपको नॉलेज है, तो आपको सभी आपने किया है, आपने वन ऑन वन प्रेजेंटेशन दिए हैं, बीओपीस किए हैं, तो वो एक्सपीरियंस से आप आगे बढ़ सकते हो, तो इसके लिए यू हैव टू बी अ रोल मॉडल। एंड देन लीडरशिप इज नॉट डीलरशिप। बड़ा एक हमारा चैलेंज है आज इंडस्ट्री में कि पीपल आर लीडर्स भी नॉट इंटेग्रिटी में नहीं रहते। बिल्ड योर कैरेक्टर एंड रेप्यूटेशन, हम बहुत कॉम्प्रोमाइज करते हैं, इलीगल स्कीम्स, पता नहीं क्या क्या चीजें आ रही है, लोग खुद बोलते हैं कि भाई बस पैसा आने दो, उससे फर्क पड़ता है, बाकी सब ठीक है यार, ये एथिक्स वेथिक्स हम लोग बाद में देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। एंड देखा जाने के लिए बहुत बार अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है, बिकॉज यू आर इधर गेटिंग स्टक विन सम मनी सर्कुलेशन स्कीम्स, पिरामिड स्कीम्स, और ये क्रिप्टो के नाम पे ब्लॉकचेन इज अ गुड टेक्नोलॉजी, बट उसके नाम पे क्या क्या हो रहा है, बट पीपल डोंट केयर, क्योंकि शॉर्ट विजन, इमीडिएट रिजल्ट्स, ओवरनाइट सक्सेस, ये सभी चाहिए होता है, बिकॉज दे आर कॉम्प्रोमाइजिंग देयर वैल्यूज एंड एथिक्स। सो इसके लिए स्टैंड फॉर व्हाट इज ट्रूथ एंड राइट। हमारे हमारे कंपनी में भी 4 महीने पहले एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, and I would like to appreciate Champ Associate. They said we are not going to compromise on our ethics. हमारे वैल्यूज के लिए हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं, उसके लिए कुछ भी कीमत लगानी पड़े, एंड देन वी विल स्टैंड फॉर द ट्रूथ। तो दैट्स व्हाई दे आर अप्रिशिएटेड, एंड मेरी नजर में उनके लिए सम्मान और बड़ा है इसके लिए, बिकॉज यू आर प्रूविंग दैट यू आर अ लीडर नॉट अ डीलर। एंड देन ऑफ कोर्स स्टैंड आउट लीडरशिप क्वालिटीज बहुत सारी है, कम्युनिकेट्स वेरी पावरफुली इफेक्टिवली विद द टीम मेंबर्स, एंड बहुत सारी चीजें हैं, आप क्विकली यू कैन रीड आउट। आपको ऑनेस्ट भी रहना पड़ेगा, सिंसियर भी रहना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम आपको फर्म एंड असर्टिव भी रहना पड़ेगा अपने टीम के साथ, क्योंकि सच्चा सही पॉइंट है
तो उसको आपको डेफिनेटली एसेट करना पड़ेगा. एंड देन यू नीड टू डेलीगेट द टास्क. सभी आप ही करेंगे देन यू आर नॉट अ लीडर. तो आपको डेलीगेट करना पड़ेगा, क्रिएट एन एनवायरनमेंट ऑफ टीम वर्क, एंड आपको स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसर बनना पड़ेगा. आपको देख के लोगों की रेस्पेक्ट होनी चाहिए, थोड़ा सर झुकना चाहिए, सर आ गए, हमारे टीम लीडर आ गए, हमारे गुरु आ गए. आप ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ एसएचपी टीम्स में. एंड ऑल राउंड एबिलिटी एंड कमिटमेंट, सो इन्फ्लुएंसर. तो आपके पास वो एबिलिटी होनी चाहिए, तभी जाके आपको एक नैतिक अधिकार है कि लोगों से बताने के लिए कि यस मैंने ये किया है और वो कर रहे हैं, ताकि हमारा भी करना हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा दायित्व बनता है. ऑलवेज बी अ स्टूडेंट, एक लीडर, एंड वो सीखता है, वो लोगों को सिखाता है एंड इंस्पायर करता है उनके काम से. एंड जस्ट लुक एट गोपाल सर. गोपाल सर ये बोलते हैं कि आपको आईएसओ करना चाहिए, बीओपी करना चाहिए, वो खुद कर रहे हैं. आप उनका ट्रैवल शेड्यूल देखोगे, इट्स क्रेजी. वो मतलब इतने फ्लाइट्स लेते हैं, आई थिंक स्पेंड्स लेस टाइम एट होम, ऑफिस में रहते हैं और लगातार प्रोग्राम्स करते हैं. सो कैरीज हरसेल्फ और हिमसेल्फ विद वेल. वो अपने आप को अच्छी तरीके से एक सुलझा हुआ व्यक्ति के तौर पे आते हैं विद अ गुड लीडर, एंड ही कमांड्स रेस्पेक्ट, एंड ही हैज फॉलोअर्स. तो दोस्तों, आज एसएचपीएल के मंच में, एसएचपीएल एजुकेशन के जरिए जब हम लोग स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये 9 स्किल्स भी जो है वो अगर आपके पास नहीं है तो आप बड़ी लंबी सक्सेस नहीं हासिल कर सकते हैं. इट्स अ नो रॉकेट साइंस. आपका एटीट्यूड सही होना चाहिए, आपको थोड़ा ह्यूमर भी करना चाहिए, मैं थोड़ा उसमें कमजोर हूँ, ठीक है. ऑनेस्टी इज आपको रहना चाहिए, डेलीगेशन काम आपको करना चाहिए, कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना जरूरी है. यू नीड टू बी कमिटेड एंड यू नीड टू बी वेरी वेरी क्रिएटिव. सो एक समरी करता हूं मैं कि क्या 9 स्किल्स किए हैं, जस्ट फॉर क्विक थिंग. फर्स्ट इज योर एनालिटिकल स्किल्स. सेकंड इज योर डॉक्यूमेंटेशन, दस्तावेजी करना, राइटिंग स्किल्स, डॉक्यूमेंट करना, सब कुछ लिखना, सब कुछ रिक्रिएट करना. उसके बाद में कम्युनिकेशन स्किल्स, वेरी इफेक्टिव कम्युनिकेशन यू शुड डू. उसके बाद में है ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स. अगर ऑर्गेनाइजेशन नहीं, आपका टीम बढ़ेगा नहीं. देन योर डिसीजन मेकिंग स्किल्स, टाइम पे डिसीजंस, राइट डिसीजंस. उसके लिए आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, ऑप्शन वेरीफाई करना पड़ेगा, क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं देखने पड़ेंगे. नेक्स्ट, पब्लिक स्पीकिंग स्किल. आपके टीम के लिए आपको स्पीकर बनना जरूरी है. आप वन ऑन वन ग्रुप प्रेजेंटेशन से नहीं काम चला सकते हो. यू विल हैव मीडियोकर स्ट्रगल सक्सेस. Then you have time management, which I apologize again, we are shooting over time. Then objection handling skills, and last of course is leadership skills. और ये सब होगा, क्या होगा? You will definitely become a winner. So with this I close. Thank you very much for staying back. I think a good number of people have stayed back. थोड़ा ज्यादा टाइम लगा. And Paji, over to you. I think you can have a quick acknowledgement and then we close. Thank you very much. Bye bye. Thank you, sir. Thank you so much, sir, for such a beautiful session. And आपके ठीक होने का इंतजार हम सब कर रहे थे, और आज हमें वो सारी कसर पूरी होगी जो हम मिस कर रहे थे आपको. आज हमारी सारी कसर पूरी होगी. थैंक यू फॉर द सच अ ब्यूटीफुल सेशन, और इतनी बेहतरीन तरीके से 9 वाइटल टिप्स जो आपने दिए हैं और इतनी बेहतरीन तरीके से डिफाइन किया है. एवरीवन इज एनलाइटेड नाउ, और मेरे ख्याल से एक अलग सी एनर्जी, एक अलग सा पावर सबके अंदर आ गया होगा इस सेशन को सुनने के बाद. सो थैंक्स अ लॉट. तो ये थे हमारे बिजनेस कोच मिस्टर स्टैन श्राव. मैंने शुरू में कहा था सागर खुद चल के हमारे पास आया है, और इस सागर ने इतना सारा ज्ञान हमें दिया है, और अगर हम इस ज्ञान को अप्लाई कर लें अपनी लाइफ में, तो आई एम श्योर जो लास्ट में सर ने कहा है विनर, आप सब विनर होंगे. कैसा लगा आपको ये सेशन? मुझे लगता है कि मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि वक्त वैसे भी हो चला है आपसे पूछने का कि कैसा लगा ये सेशन. तो उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा. बस काम एक करना है, इस सेशन को सीख करके इसको अप्लाई करना है अपनी जिंदगी में, तभी आप सफल हो पाएंगे. थैंक यू एवरीवन. आज की शाम को यहीं पे खत्म करते हैं, और अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और एसएचपीएल के बिजनेस को बढ़ाते रहिए. फिर मिलेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट वेबिनार में. तब तक गुड नाइट, टेक केयर, शबा.